Good morning all of you. Welcome you all in NCERT tutorial. Here we go with a new chapter that is Age of Adolescence. स्वागत है आप सबका NCERT tutorial में और आइए हम सब पढ़ते हैं Age of Adolescence जो चैप्टर 7 है साइंस का। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि ये चैप्टर है आपके बारे में एडोलेसेंस। सो व्हाट इज़ एडोलेसेंस? एडोलेसेंस जो होता है वो टाइम पीरियड होता है जिसमें बॉडी ग्रो करता है और सेक्सुअल मेच्योरिटी को अटेंड करता है। ठीक है, वो एज टाइम मतलब हमारे जो जीवन का वो जीवन काल जिसमें कि हमारा बॉडी जो है वो रिप्रोडक्शन के एबल होता है, कैपेबिलिटी को अटेन करता है कि वो रिप्रोड्यूस कर पाए। आइए हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या लिखा हुआ है। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस. It is only after growing up to a certain age that human beings and many other animals can reproduce. Why can human reproduce only after a certain age? Okay, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये क्वेश्चन है हमारे पास कि why animals can reproduce after a certain age. ऐसा क्यों नहीं है कि हम लोग जन्म लेते ही 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में हम लोग रिप्रोड्यूस करने पाते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ह्यूमन बींग्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्यों हम लोग सर्टेन एज के बाद ही रिप्रोड्यूस करते हैं। इसका एक आंसर तो ये है क्योंकि रिप्रोडक्शन में बहुत ही ताकत लगता है। ठीक है, दूसरी बात है कि जो लेडी रिप्रोड्यूस कर रही है वो मेंटली और फिजिकली बिल्कुल फिट होनी चाहिए। ठीक है, और हमारा बॉडी जन्म लेते ही रिप्रोडक्शन का कैपेबिलिटी उसके अंदर नहीं होता है। जब वो 13 साल का हो जाता है या जो मेल्स होते हैं उनके अंदर टीनेज का जो टाइम पीरियड होता है वो अलग होता है, फीमेल्स के अंदर अलग होता है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तभी हमारा बॉडी जो है सो वो कैपेबिलिटी अटेंड करता है रिप्रोड्यूस करने का। हियर वी गो विथ अनदर paragraph. In this chapter you will learn about changes that take place in the human body after which a person becomes capable of reproduction. आइए हम सब इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले कि हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आता है जिससे कि हमारा जो बॉडी होता है वो कैपेबिलिटी को अटेंड करता है रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि हमारा बॉडी जो है वो रिप्रोड्यूस बच्चे को पैदा करने के लायक बन पाता है। गॉट इट? और ये चेंजेस कैसे होता है, ये जब चेंजेस होता है तो क्या क्या हमारे साथ होता है। ठीक है, जब हमारे एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देने वाली हूँ क्योंकि आगे आप लोगों के पास एक टर्म आने वाला है हार्मोन। हार्मोन आखिर होता क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे बॉडी में वो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और ये डायरेक्ट जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, इसके लिए किसी डक्ट का ज़रूरत नहीं होता है, इसीलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो बहुत थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया आप लोगों के लिए, लेकिन हार्मोन्स जो है वो जो सिक्रीट होता है हमारे बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में, तो वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी में जो चेंजेस आता है। जब हमारा बॉडी जो है सो रिप्रोड्यूस करने के लिए के लायक बनता रहता है तो उस दौरान जो चेंजेस आता है तो उसमें उस चेंजेस को लाने में हार्मोन्स बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ फर्दर वी गो विद द चैप्टर। इन द चैप्टर 6 you have learned about human reproductive organs. Here we shall discuss the role of hormones play in bringing about the changes that makes a child grow in an adult. ठीक है, हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा था और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं we shall discuss about the role of hormone. हम लोग क्या पढ़ेंगे कि क्या रोल होता है हार्मोन का जो एक बच्चे को एडल्ट में चेंज करता है। ठीक है, एक बच्चा जब एडल्ट में बदलता है तो हार्मोन्स क्या क्या रोल प्ले करते हैं एक बच्चे को एडल्ट में चेंज होने के लिए। और अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इस चैप्टर में, दैट इज एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। यहाँ पे दो जो है सो टर्म्स आया है, दैट इज एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। एडोलेसेंस उस पूरे टाइम पीरियड को बोलते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी इज अ टाइम ऑफ फिजिकल ग्रोथ इन विच द बॉडी अटेंड्स द सेक्सुअल मेच्योरिटी। ठीक है, वो फिजिकल ग्रोथ, वो टाइम, फिजिकल ग्रोथ का वो टाइम जिसमें बॉडी जो है वो आपका सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, यानी कि वो रिप्रोड्यूस करने के लिए उतना मेच्योरिटी रिप्रोड्यूस करने के लायक हो जाता है। आई होप कि आपको एडोलेसेंस और प्यूबर्टी जो है एक ऊपर का पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको डेप्थ में पढ़ते हैं। गॉट इट? बोजो वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट. बोजो एंड पहेली बिगेन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स. Paheli studies in all girls school. She started laughing. She remarked that many Bojo's school friends whom she met after a year had suddenly shut
jumped up in height, ठीक है, and some of them were looking very funny with a hairy line above their lips, okay। तो क्या है कि जो बोझो है हमारा, बोझो और पहेली जो है दोनों भाई बहन है, ठीक है, और जो हमारी जो पहेली है वो बोझो के फ्रेंड्स को देख करके थोड़ी सी क्यूरियस भी है और वो बहुत हंस भी रही है, और वो अपने पेरेंट्स से बोलती है कि वो 1 साल के बाद बोझो के फ्रेंड्स को देख रही है। बोझो के फ्रेंड्स जो हैं वो 12th बर्थडे पे आए हैं, तो वो बहुत ही अजीब दिख रहे थे क्योंकि उनके लिप्स के ऊपर हेयरी लाइन था, और बहुत सारे जो उसके बोझो के फ्रेंड्स थे वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा लंबे हो चुके थे, उनकी हाइट में शॉर्ट अप हुआ था। तो वो ये जानना चाहती थी कि उनका जो बॉडी है उसके अंदर इस तरह का चेंजेस क्यों आया है अचानक से। Now, her mother explained that the boys had grown up. Growth begins from the day one is born, okay? But upon crossing the age of 10 to or 11, there is a certain spurt in growth. ठीक है, तो उसकी मम्मी क्या बताती है, बोझो की मम्मी पहेली को ये बताती है इसलिए क्योंकि वो लड़के बड़े हो रहे हैं, इसलिए उनका हाइट भी अचानक से बढ़ गया है और उनके लिप्स के ऊपर हेयरी लाइंस आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो बच्चे जब जन्म लेते हैं उसी दिन से उनका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन स्पर्ट ऑफ ग्रोथ एक यहाँ पे टर्म यूज़ किया गया, जब बच्चे 10 से 11 साल के होते हैं ना तो अचानक से बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है और बिल्कुल से बहुत तेज़ी से उनका ग्रोथ होता है। गॉट इट? नाउ which becomes noticeable. The changes taking place in the body are a part of growing up. They indicate that you are in the period of adolescence, okay? What they notice that it is not a time that you are a child now, you are on the way of becoming an adult, ठीक है। adolescence क्या होता है? adolescence on the other hand you can say that it is a way of becoming adult. जब आप एडल्ट चाइल्डहुड से एडल्ट बनते रहते हैं तो वो उसका जो एक रास्ता होता है उस रास्ते को हम एडोलेसेंस कह सकते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे बोझो जो है ये क्या पूछ रहा है, आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाय चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट, ठीक है। ये बोझो सोच रहा है कि क्या एक दिन में ऐसा चेंजेस हो जाता है, नहीं तो ये कितना टाइम लगता है, ये पूरा जो बॉडी है चाइल्ड से एडल्ट बनने का ये जो पूरा टाइम पीरियड है कितना लंबा होता है। पहेली, इट इज़ अ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन यू आर नाइदर अ चाइल्ड नॉर एन एडल्ट। आई वंडर वेदर दिस पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड हैड अ स्पेशल नेम। आपने वर्ड सुना होगा टीनेजर, किशोरा अवस्था, ठीक है। जब ना हम बच्चे होते हैं और ना हम बड़े ही होते हैं, इस पूरे एज को, इस पूरे टाइम पीरियड को हम टीनेज बोलते हैं और इसे हम किशोरा अवस्था बोलते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं कि ये जो बोझो और पहेली हैं ये क्या एक्सप्लोर करते हैं। ओके, ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस, the period of life when the body undergoes changes leading to a reproductive maturity is called adolescence. Reproductive maturity, ठीक है। growing up क्या होता है, एक natural process होता है। the period of life, okay, ये दो जो point है याद रखिए, period of life where the body undergoes reproductive maturity is called adolescence. The period of life in which the body undergoes reproductive maturity is called adolescence. वो period of time जिसमें body जो है वो sexually mature होता है, reproductive maturity attend करता है, reproduce करने के लायक बनता है, उसको हम adolescence बोलते हैं। Got it? Period of time, okay, getting period of time और सेक्सुअल मेच्योरिटी, ये दोनों टर्म याद रखिएगा। एडोलेसेंस का डेफिनेशन लिख लीजिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडोलेसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 and 19 ऑफ एज। सिंस दिस पीरियड कवर्स टीन्स, ओके, 13 to 18 or 19 of the year, adolescents are also called teenager. In girls, adolescence may begin a year or two earlier than the boys. Also, the period of adolescence varies from person to person. ठीक है, ये जो हमारा एज होता है एडोलेसेंस का ये कुल 11 साल से 18 साल तक के बीच का होता है, यानी कि 11 साल से लेके 18 साल तक के बीच में जो बॉडी है हमारा वो सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेंड करता है, ठीक है। नाउ ये भी होता है कि ये गर्ल्स में थोड़ा पहले हो जाता है और बॉयज़ में थोड़ा लेट से होता है, ठीक है, और ये पर्सन टू पर्सन भी वैरी करता है। आप देखे होंगे कि कुछ बच्चे 10 तक बिल्कुल बच्चे दिखते हैं, ठीक है, और 11-12 में अचानक से वो चेंज हो जाते हैं। कुछ लड़कों का ना 10 तक आवाज़ कहते हैं कि क्रैकिंग ऑफ वॉइस, आवाज़ जो भारी होता है ना वो नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मेरा छोटा भाई था तो 10th क्लास तक जब वो फ़ोन उठाता था तो सारे लोग सोचते थे कि ओ माय मदर इज़ टॉकिंग, तो ऐसा नहीं था, वो मेरा भाई ही था, वो बहुत गुस्सा भी होता था। लेकिन आफ्टर 10
ठीक है, आफ्टर 10 उसको वो जो है सो बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। नॉर्मली क्या होता है, लड़के हमारे जो होते हैं, लड़कियां हमारी 6-7 का जो क्लास होता है हमारा, तो उसमें वो बड़ी होने लगती हैं, गॉट इट, आपको दिखेगा कि उनके अंदर चेंज आ रहा है। और जो हमारे लड़के होते हैं ना, वो थोड़ा लेट से 1-2 साल लेट होता है उन लोगों का। ओके, लड़के ऐसे भी सारा काम ना लेट से ही करते हैं, गॉट इट। ओके, द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। देखिए, जो ह्यूमन बॉडी होता है उसमें बहुत सारा चेंजेस होता है एडोलेसेंस के टाइम में। ये सारे चेंजेस के बारे में हम डिटेल्स में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो चेंज होता है, तो जैसे ही चेंज होना स्टार्ट होता है तो इसको हम ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बोलते हैं। प्यूबर्टी जो होता है ना, वो पूरा टाइम पीरियड होता है जिसमें बॉडी सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेंड करता है, ठीक है। और जैसे ही चेंज होना शुरू होता है बॉडी में, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो प्यूबर्टी का ऑनसेट हो गया, ठीक है, प्यूबर्टी अब स्टार्ट हो गया। Now, the most important change which marks puberty is that the boys and girls become capable of reproduction. Puberty ends when an adolescent reaches reproductive maturity. प्यूबर्टी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज होता है, जो मार्केबल होता है, वो ये होता है कि गर्ल्स और बॉयज़ जो होते हैं अब रिप्रोड्यूस करने का कैपेबिलिटी उनके अंदर आ जाता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन करने का कैपेबिलिटी आने का मतलब बॉयज़ के अंदर स्पर्म बनने लगता है और फीमेल्स के अंदर ओवम बनने लगता है। यानी कि अब बॉयज़ और गर्ल्स रिप्रोडक्टिव सेल को प्रोड्यूस करते हैं अपने अंदर। लेकिन जब तक प्यूबर्टी में वो उनका जो किशोरावस्था नहीं स्टार्ट होता है, तब तक 10 साल के बच्चे के अंदर ऐसा नहीं होता है। 10 साल का बच्चा में कोई स्पर्म का डेवलपमेंट नहीं होता है, कोई रिप्रोडक्टिव सेल नहीं होता है, वो कभी भी बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ओके, ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। ओके, गर्ल ऑफ 8 years ओल्ड, शी विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस अ चाइल्ड। ओके, क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्टिव सेल नहीं बन रहा है। आपको बात समझ में आई? सबसे नोटिसेबल चेंज जो प्यूबर्टी का ऑनसेट में हम कहते हैं कि प्यूबर्टी का ऑनसेट हो गया, तो ये क्या होता है सबसे ज़्यादा नोटिसेबल चेंज, कि अब जो है रिप्रोडक्टिव सेल मेल में भी बनने लगा और फीमेल में भी बनने लगा। अब आइए हम आगे पढ़ते हैं कि आगे इस चैप्टर में क्या बोल रहा है। पहेली इज आस्किंग समथिंग। देखिए यहाँ पे बॉक्स में पहेली और बूझो जो है सो आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, उस बात को हम लोग देख लेते हैं। पहेली एंड बूझो रियलाइज दैट सडन इंक्रीज इन हाइट एंड हेयरी लाइन अबव द लिप्स इन द बॉयज वेयर द साइंस ऑफ एडोलेसेंस। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट, एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बताया, प्यूबर्टी का डेफिनेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 एडोलेसेंस का भी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि एडोलेसेंस आप लोगों को क्लियर है। प्यूबर्टी का इज अ टाइम पीरियड, okay, is a time period of physical growth in which the body attains sexual maturity. Puberty is a time period of physical growth in which body attains sexual maturity. वो time period physical growth का जिसमें कि body जो है sexual maturity को attend करती है, उसको उस पूरे जो time period होता है उसको हम लोग puberty बोलते हैं। ओके, now और ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी कब होता है? जब हमारा बॉडी जो है सो रिप्रोडक्शन करने के केपेबल हो जाता है। तो अब एक और चीज़, ऐसा नहीं है कि बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव सेल बनना स्टार्ट हो गया अब बस ख़त्म, हमारा जो प्यूबर्टी वाला टाइम है वो ख़त्म हो, नहीं, अभी और चेंजेस होता है। हमारा जो बॉडी है जब रिप्रोडक्टिव सेल बनने लगता है तो वो तो ठीक है कि बनने लगा, अब जो हमारी लड़कियां हैं वो मतलब हर मंथ उनके अंदर ओवम रिप्रोड्यूस होने लगा, गुड। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब ख़त्म हो गया, अभी और चेंजेस होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी अब जो होता है वो इन्हांस होता है, गॉट इट। तो वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आइए अब देखते हैं कि पहेली और बोझो क्या बोलते हैं। पहेली और बोझो जो है ये लोग जो है तो रियलाइज़ किया कि एडोलेसेंस में चेंज जो आया है लड़कों के अंदर वो उनका हाइट में आया है, और हेयरी लाइन जो मुस्टैक जो मूछ होता है ना, मूछ कहाँ पे आता है, वहाँ पे एक हेयरी लाइन टाइप का लिप्स के ऊपर आने लगा है, ठीक है। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, व्हाट आर द साइंस ऑफ एडोलेसेंस फाउंड इन बॉयज़, तो या फिर टू राइट 2 साइंस ऑफ एडोलेसेंस फाउंड इन बॉयज़ और राइट सम साइंस ऑफ एडोलेसेंस फाउंड इन बॉयज़ और गर्ल्स। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन बॉयज़ यू कैन राइट इंक्रीज इन हाइट और हेयरी लाइन्स अपॉन द लिप्स, और गर्ल्स में यू कैन से इन लार्ज ब्रेस्ट, okay, wider what it is, wider waist, okay, wider waist and hair around the pubic region, okay। मैं आप लोगों को आगे सब कुछ बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ डिटेल में, गॉट इट। नाउ अब आते हैं चेंजेस इन प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे जो है सो क्या क्या चेंज होता है। नंबर 1 तुम्हारा क्या होता है, इंक्रीज इन हाइट। द मोस्ट कॉन्स्पिशियस, और कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है वेरी
रिमार्केबल जिसको नोटिस किया जा सके। चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन द हाइट। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स, that is the bones of arms and the legs, elongate and make a person tall. Okay, why the boys have a shot up in height during the onset of puberty? Because the bones, this one is the question कि क्यों जो होता है सो बॉयज़ का हाइट में शॉर्ट अप होता है इतना प्यूबर्टी, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, तो इसका आंसर है क्योंकि जो बोन्स होता है बॉयज़ का वो इलोंगेट कर देता है एंड मेक देम टॉलर, दैट मेक देम टॉलर। गॉट इट। हमारे पास एक डेटा है, ठीक है, कि इस एज में इतना % हमारा हाइट का अटेंड हो जाता है, बॉडी हमारा उतना इतना % ऑफ हाइट हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, एक आपको कैलकुलेशन न्यूमेरिकल भी एक दिया जाएगा कि आप अगर बच्चा 9 साल का है और उसका हाइट इतना है तो बताइए कि पूरा उसका टोटल हाइट कितना होगा। इस तरह का क्वेश्चन भी होगा, मैं आप लोगों को समझाती हूँ। यहाँ देखिए एक ग्राफ दिया हुआ है या एक एक्टिविटी है, सॉरी। द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन द हाइट ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स विद द एज। द फिगर इन द कॉलम 2 and 3 gives the percentage of the height of the person has reached at the age given in the column 1. For example, by the age of 11, the boys has reached 81% of its probable full height, while a girl has reached 88% of her full height. ठीक है, हमारे पास एक कॉलम है, कॉलम 1, उसमें एज दिया हुआ है, ठीक है। उसके बगल में कॉलम 2 में बॉयज़ जो है उस एज में कितना % उनका हाइट का बढ़ जाएगा, और कॉलम 3 में है कि उसी पर्टिकुलर एज में गर्ल्स का कितना जो है सो वो हाइट बढ़ेगा, ये दिया हुआ है। और अब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आप पता कीजिए कि टोटल गर्ल्स का हाइट कितना बढ़ेगा इस पर्टिकुलर एज में, बॉयज़ का कितना बढ़ेगा। ये न्यूमेरिकल हम करेंगे, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उतना कुछ घबराने का ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ दीज फिगर्स आर ओनली रिप्रेजेंटेटिव एंड देयर मे बी इंडिविजुअल वेरिएशंस। यूज द टेबल फॉर योर फ्रेंड्स and work out how tall they are likely to be. Find out who is likely to be more taller. I think this will be the, okay, who is be the likely to be the tallest and whom might be the shortest in your class. देखिए यहाँ पे क्या है, एज दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर एज में बॉयज़ का कितना % ऑफ हाइट होगा और गर्ल्स का कितना % ऑफ हाइट ग्रो कर चुका होगा, ये दिया हुआ है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे देखिए कि इसको कैलकुलेशन कैसे करना है। कैलकुलेशन ऑफ फुल हाइट कैसे करेंगे, जो प्रेजेंट हाइट दिया हुआ रहेगा इसको ऊपर लिखेंगे, उसके बाद % ऑफ हाइट जो उस एज में होगा उसको लिखेंगे इंटू 100। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अ बॉय इज़ 9 year old एंड 120 सेंटीमीटर टॉल एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड ही इज़ लाइकली टू बी। देखो 9 साल में जो है वो बच्चा जो है वो 120 सेंटीमीटर ग्रो कर चुका है। अब देखिए 9 साल में यहाँ पर देखो तो कि कितना % किसी लड़के का ग्रो मतलब जो है सो हाइट उसका बढ़ जाएगा, हो जाएगा 75%। तो यहाँ % हम लोगों को मिल गया, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे जस्ट फॉर्मूला पे। ठीक है, प्रेजेंट हाइट हमारा कितना है दिया हुआ 120, 9 साल में कितना है 120, और 9 साल में कितना % वो ग्रो कर जाएगा, तो 75% इंटू 100, इसको कैलकुलेट किए 1 सेंटीमीटर टॉल निकला। गॉट इट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स था। अब देखिए कि यहाँ एक्टिविटी 7.2 में क्या कह रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे। यूज द डेटा गिवन इन एक्टिविटी 7.1 to draw a graph. Take the age on x-axis and % of growth of height on y-axis. Highlight the point representing your age on the graph. Find out the % of the height you have already reached. Calculate the height you might eventually reach. Tally the graph with the one given here. Okay. यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एज दिया हुआ है, तो हम वहाँ पे दिया हुआ था ना कि बॉयज़ का कितना एज होगा, वहाँ पे कितना ग्रो करेगा और गर्ल्स कितना उस एज में ग्रो करेंगी। तो ठीक है, यहाँ पे 8 ईयर्स में क्या होगा, ये एक्स एक्सिस पे आप एज रख दीजिए, वाई एक्सिस पे % रख दीजिए। अब ये जो दोनों ग्राफ होगा, एक बॉयज़ का है, रेड कलर का बॉयज़ का शो कर रहा है और ब्लू कलर का गर्ल्स का शो कर रहा है। ठीक है, तो 8 साल में जो है वो जो लड़का है वो 75% उसका हाइट ग्रो कर जाएगा। ठीक है, और लड़की जो है वो 78% उसका जो है सो हाइट ग्रो कर जाएगा। तो आप देखिए कि 18 साल में आप देखेंगे कि दोनों का जितना जो फुल हाइट है 100% का, वो लड़कों का भी हो जाएगा और लड़कियों का भी ग्रो कर जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ये बात? गॉट इट। नाउ यहाँ पे देखिए अब क्या
समझाने का कोशिश कर रहा है इस पूरे ग्राफ से। इनिशियली द गर्ल्स ग्रो फास्टर देन द बॉयज, बट बाय अबाउट 18 years of age both reach their maximum height. The rate of growth in height varies in different individuals. Some may grow suddenly at puberty and then slow down, while others may grow gradually. देखिए क्या होता है, शुरू में जो गर्ल्स होती हैं वो बहुत तेज़ी से लंबी होती हैं और जो लड़के होते हैं वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन 18 साल की उम्र तक लड़कियां भी जितना उनका मतलब हाइट बढ़ना होता है, टोटल हाइट वहाँ तक बढ़ जाता है, और 18 साल तक लड़कों को भी जितना लंबा होना होता है वो हो जाते हैं। 18 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ता है, कुछ लोगों में बढ़ता होगा 19-20 साल तक, वंस इन अ वाइल तो कुछ भी होता है, ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। आई एम वरीड दो आई हैव बिकम टॉलर, माई फेस लुक मच स्मॉलर कंपेयर टू माई बॉडी। तो आप देख सकते हैं कि जो पहेली है वो यहाँ पे कुछ बात को लेकर के वरीड है। तो अब हम देखते हैं कि पहेली क्यों वरीड है। आई एम वरीड दो आई हैव बिकम टॉलर, माई फेस लुक मच स्मॉलर कंपेयर टू माई बॉडी। पहेली जो है वो वरीड इसलिए है कि ये बहुत लंबी हो चुकी है लेकिन इसका जो चेहरा है वो छोटा ही दिख रहा है। तो आइए अब हम देखते हैं कि ऐसा पहेली के साथ क्यों हो रहा है, कि क्यों भाई ये जो है, ये पहेली जो है हमारी ये लंबी हो गई है लेकिन इसका जो चेहरा है वो छोटा ही दिख रहा है। देयर इज़ नो नीड टू वरी फॉर पहेली, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी do not grow at the same rate. Sometimes the arms, legs or hands and feet of adolescent look oversized and out of proportion with the body, but soon the other parts catch up and results in the proportionate body. कभी कभी adolescence में, टीन एज में क्या होता है कि हमारा बॉडी जो है वो हैंड्स, लेग्स हमारे जो होते हैं या शोल्डर्स होते हैं वो ज़्यादा ओवरसाइज लगते हैं और चेहरा छोटा लगता है। लेकिन कुछ दिन के बाद जब ग्रोथ होता रहता है तो कुछ दिन के बाद वो दोनों ही प्रपोर्शनेट में, मतलब चेहरा और पूरा बॉडी पार्ट्स जो है एक प्रपोर्शन में आ जाता है। नाउ फर्दर विल हैव व्हाट इट इज़। You must have noticed that the height of an individual is more or less similar to that of family members. This is because height depends on the genes inherited from the parents. It is, however, very important to eat the right kind of food during the growing years. Okay, a question arises from here कि why it is necessary to eat balanced diet or right kind of food in adolescent. ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि हम लोगों ने नोटिस किया होगा कि जैसे हमारी लड़कियाँ हैं या लड़के हैं, यानी घर के जो बच्चे हैं वो उतने ही लंबे होते हैं जितना कि घर का लोग होता है। मतलब कभी कभी एक्सेप्शंस और ऑलवेज देयर, ठीक है, ऐसा नहीं भी होता, लेकिन फादर और मदर का हाइट ही हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है? इसलिए क्योंकि हमारा जो बॉडी है ना वो जीन्स कैरी करता है। तो जीन्स जो होता है वो हम लोग देखते हो ना कि परिवार से इनहेरिट किया हुआ रहता है, प्रॉपर्टीज़ जो होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स बॉडी में, कुछ मम्मी का आता है, कुछ फादर का आता है और कुछ दोनों का मिल करके न्यू हो जाता है, ठीक है। तो जब हमारा जो एडोलेसेंट है, यहाँ पे आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन में कि वाई इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ बैलेंस डाइट इन एडोलेसेंस, और क्यों ज़रूरी है न्यूट्रिशनल फूड खाने का एडोलेसेंस में, एट द एज ऑफ एडोलेसेंस। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी ग्रो करता रहता है, ठीक है। तो हमारे सेल्स ग्रो करे, बॉडी ग्रो कर रहा है, तो उसके लिए हम लोगों को एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगा? नो डाउट कि वो कहाँ से मिलेगा, वो फूड से मिलेगा। ओके, आवर बॉडी इज ग्रोइंग अप एट अ स्पर्ट। ओके, बहुत तेज़ी से, बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है हमारा बॉडी, इसीलिए हम लोगों को वी नीड लॉट ऑफ एनर्जी for that growth, and that's why we need nutritional food, and that is why it is said that balanced diet is very very essential during the age of adolescence. Got it? Now this helps the bones, muscles and other parts of the body get adequate nourishment for the growth. You find nutritional needs of adolescents discussed later in the lesson. देखिए आगे आप लास्ट पॉइंट है वो आपका, ठीक है, कि हम लोगों को किस तरह का न्यूट्रिशनल फूड जो है एट द एज ऑफ एडोलेसेंस लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू हैव न्यूट्रिशनल डाइट? Because nutritional diet helps the bones, muscles and other parts of the body to get adequate nourishment for growth. क्योंकि हमारा जो बोन्स है, मसल्स है और जो अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी है वो एडिक्वेट, जितना पर्याप्त मात्रा में उनको नरिशमेंट मिल सके, इसलिए हम लोगों को बैलेंस डाइट लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। नाउ आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ चेंज इन बॉडी शेप, कि हमारे बॉडी का जो शेप है वो कैसे बदलता है एडोलेसेंस में। एट द एज ऑफ एडोलेसेंस क्या होगा, आप लड़कों का देखिएगा कंधा
कंधा चौड़ा होता है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट चौड़ा, जो कंधा होता है वो चौड़ा होता है, और बाइसेप्स जो होते हैं वो थोड़े से लड़कियों के भी घटते हैं और बॉयज़ के भी होते हैं, गॉट इट। जो लड़कियां होती हैं उनका वेस्ट जो होता है वो वाइडर होता है, ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा चेंजेस जो होता है वो लड़कियों में और कुछ लड़कों में देखने को मिलता है एट द एज ऑफ एडोलेसेंस, ठीक है। नाउ यू हैव नोटिस दैट द बॉयज़ in your class have broader shoulder and wider chest than the boys in junior classes. This is because they have entered the age of puberty, when shoulders generally broaden as a result of growth. In girls, the region below the waist becomes wider. Okay. You have noticed, we have noticed that the boys of class 7 or 6, they are having wider shoulders than 4 or 5. okay? जो लड़के होते हैं हमारे 4-5 के जो बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे दिखते हैं, ओके। तो अगर लड़कियों को भी पहना दिया जाए मतलब पैंट शर्ट और लड़कों को भी, तो आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाइएगा कि ये मतलब कि ये लड़का है और ये लड़की है। लेकिन जब हमारे बच्चे टीन एज में आते हैं, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी में आते हैं, तो क्या होता है देखिएगा कि लड़के जो होते हैं हमारे, उनका शोल्डर्स वाइड हो जाता है, ठीक है, लिप्स के ऊपर एक हेयरी लाइन होता है, गॉट इट। तो ये सब कुछ हम लोगों को देखने को मिलता है। और हमारी जो लड़कियां होती हैं उनका जो ब्रेस्ट होता है वो इनलार्ज होता है, वेस्ट के नीचे का पोर्शन वाइडर होता है, गॉट इट। तो ये सारा जो बॉडी का शेप है ये प्यूबर्टी में देखने को मिलता है कि चेंज करता है, ओके। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि राइट 2 चेंजेस इन बॉडी विच अकर्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज़ और इन गर्ल्स। तो बॉयज़ में लिख सकते हैं दे गॉट वाइडर चेस्ट, और उसके बाद फिर देयर मसल्स डेवलप ऑफ हैंड, ओके। इन गर्ल्स व्हाट हैपेंड, the breast enlarges and the portion below the waist got wider. तो ये changes जो होते हैं वो body में आपको boys और girls में देखने को मिलेंगे at the age of puberty. Now in boys the muscles of the boys grow more prominently than the girls. Thus changes occurring in adolescent boys and girls are different. यानी कि adolescent में जो boys का जो ग्रोथ होता है वो अलग होता है और गर्ल्स का अलग होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों में एक ही चेंज होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि लड़कियों का वेस्ट के नीचे का पार्ट वाइडर होगा तो बॉयज़ का भी वही होगा, नहीं, उनका चेस्ट ब्रॉडर होता है, तो दोनों का डिफरेंट होता है, गॉट इट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वॉइस चेंज। अब आते हैं हम लोग वॉइस चेंज। वॉइस चेंज जो होता है वो लड़कों में ज़्यादा होता है, ठीक है। नाउ did you notice that sometimes the voice of some boys in your class cracks at puberty? The voice box or larynx begins to grow. Boys develop larger voice boxes. The growing voice box in boys can be seen protruding part of the throat, that is called Adam's apple. आप देखे होंगे कि लड़कों का जो आवाज़ है ना वो बिल्कुल खसखस टाइप का होता है, भारी हो जाता है, वॉइस क्रैक जिसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे होता है प्रोट्रूडिंग मतलब होता है कि निकला हुआ पार्ट, उभरा हुआ पार्ट, ठीक है। तो ये उभरा हुआ जो पार्ट यहाँ पे लड़कों का इस तरह से कुछ होता है, जैसे कि ये गर्दन है तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो इसको हम लोग एडम्स एप्पल बोलते हैं, गॉट इट। तो जब बच्चे जो हैं हमारे लड़के बड़े होते हैं तो उनका क्या होता है, वॉइस क्रैक करता है और उनका जो एडम्स एप्पल होता है वो बहुत ही ज़्यादा उभरा हुआ होता है, गॉट इट, दैट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल. So what are Adam's apple? The protruding part of throat of the boys. Okay, got it. In girls, the larynx is hardly visible from the outside because it is of a small size. Generally, girls have a high-pitched voice. Okay, question can be asked that who is having high-pitched voice? तो गर्ल्स और चाइल्ड्स आर हैविंग हाई पिच्ड वॉइस. गर्ल्स का जो पिच होता है ना आवाज़ का हाई होता है, लड़कों का नीचे होता है. ठीक है, लड़कों का पिच उतना साउंड का हाई नहीं होता है लेकिन लड़कियों का होता है. लड़कियों में एडम्स एप्पल हम लोगों को क्यों नहीं देखने का, क्योंकि वो छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है. गॉट इट. लड़कों में उनका वॉइस क्रैक करता है तो वो बढ़ता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, वेयर एज बॉयज हैव अ डीप वॉइस इन एडोलेसेंट बॉयज. Sometimes the muscles of the growing voice box go out of control and the voice became hoarse. This state may remain for a few days or weeks, after which the voice become normal. क्या होता है कि वॉइस बॉक्स में भी बहुत सारा चेंजेस होता है, इसीलिए उनका आवाज़ जो है वो थोड़ा हॉर्स हो जाता है एट द एज ऑफ एडोलेसेंट, लेकिन कुछ दिन के बाद वो नॉर्मल हो जाता है. क्वेश्चन कैन बी आस्क व्हाई एट द एज ऑफ एडोलेसेंट समटाइम्स सम बॉयज आर हैविंग हॉर्स वॉइस. तो दैट इज बिकॉज सो मच ऑफ चेंजेस इज गोइंग ऑन द वॉइस बॉक्स. गॉट इट. नाउ ये देखिए यहाँ पे फिगर है एडम्स एप्पल का, आप देख सकते हैं ये थ्रॉट है और यहाँ पे ये इसका उभरा हुआ सा पोर्शन है, इसको हम लोग एडम्स एप्पल बोलते हैं. गॉट इट. नाउ अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बूझो क्या कह रहा है. ये बूझो जो है हमारा वो क्या कह रहा है, मेनी ऑफ माई क्लासमेट्स हैव अ हॉर्स वॉइस, नाउ आई नो वाई. हाँ,
ये क्वेश्चन तो मैंने इसका क्वेश्चन आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया कि वाई मेनी ऑफ द बॉयज आर हैविंग हॉर्स वॉइस, बिकॉज सो मच ऑफ चेंजेस इज गोइंग ऑन द voice box during the puberty. Got it? Now, increased activity of sweat and sebaceous gland, that is called oil gland, oil releasing gland. sebaceous gland जो होता है ना वो oil release करता है. आप लोग देखे होंगे कि इसीलिए एक ऐड आता था हम लोगों का साफ़ी का ठीक है, कि आप बड़े हो रहे हैं, यू आर हैविंग पिंपल्स, तो आप साफ़ी पीजिए, ठीक है. दिखाते थे कि उसमें एक 13 से 14 ईयर्स की लड़की थी, तो उसको बहुत पिंपल्स आ रहा था, तो उसकी मम्मी उसको क्या सजेस्ट करती है कि ये साफ़ी पियो, उससे तुम्हारा चेहरा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा. तो ऐसा क्यों दिखाती? क्योंकि जब हम लोग बड़े होते हैं ना, जब हम लोग प्यूबर्टी के एज को रीच करते हैं, टीन एज में क्या होता है, हमारा सेबास्कस ग्लैंड बहुत एक्टिव हो जाता है. सेबास्कस ग्लैंड क्या करता है, ऑयल को जो है सो बॉडी में जनरेट करता है, तो चेहरा बहुत ऑयली दिखता है, जिसकी वजह से बहुत पिंपल्स और एक्ने का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है. तो दैट्स वाई. नाउ आप देखते हैं कि क्या इसमें बोल रहा है. ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबास्कस ग्लैंड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑयल ग्लैंड्स, इंक्रीजेस. मेनी यंग पीपल गेट एक्ने ड्यूरिंग दिस पीरियड. ओके, ड्यूरिंग विच पीरियड? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्यूबर्टी. गॉट इट? नाउ what happened, acne and pimples on the face at this time because of the increased activity of these glands and skin. Okay, again one question is arised that why we got pimples and acne at the age of puberty. Okay, why many boys and girls got acne and pimples at the age during the age of puberty or at the age of adolescence? Explain why. Because of the increased activity of glands. Which glands? Oil glands, that is also called sebaceous gland. Okay, in our body. ठीक है, क्योंकि सेबास्कस ग्लैंड की इंक्रीज एक्टिविटी से क्या होता है कि हमारा जो पिंपल्स और एक्ने होता है वो प्रोमिनेंट हो जाता है. डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या होता है हमारा प्यूबर्टी में? प्यूबर्टी उस एज को ही बोलते हैं कि वी बिकम ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी कब होता है? व्हेन द पर्सन विल बिकम केपेबल टू रिप्रोड्यूस. ओके, दैट इज द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. मतलब एक इंसान जो होता है उसमें रिप्रोडक्टिव सेल बनने लगा, यानी कि अब वो प्यूबर्टी के एज का ऑनसेट हो गया. गॉट इट? नाउ लुक अप फिगर 6.1 and 6.3 of the previous lesson which shows sex organs of the woman of the humans. At puberty, male sex organs like the testis and penis develop completely. The testis also begin to produce sperms. In girls, the ovaries enlarge and the egg begin to mature. Also, ovaries start releasing mature eggs. Look, जब लड़के बड़े होते हैं तभी वो जब जन्म लेते हैं ना, तभी क्या होता है कि पीनस उनके पास होता है, ठीक है, लेकिन टेस्टिस भी होता है. लेकिन ये जो हमारा टेस्टिस होता है स्पर्म नहीं डेवलप करता, स्पर्म नहीं रिलीज़ करता है. गॉट इट? और लड़कियों का ओवरी भी होता है, लेकिन वो क्या करता है, ओवर रिलीज़ नहीं करता है. जब प्यूबर्टी के एज में आते हैं, यानी कि जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं, एडोलेसेंस एज में आते हैं, तो रिप्रोडक्टिव सेल जो होता है वो टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करने लगता है, और लड़कियों में ओवरी जो होता है वो ओवा या एग प्रोड्यूस करने लगता है. यही होता है. ओके, यही होता है ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. इसके आगे भी बहुत सारा चेंजेस होता है, ठीक है. नाउ, और ये जो सारा चेंजेस होता है ना हमारा, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हार्मोन. आप लोगों को हार्मोन के बारे में मैंने कुछ बताया है ना कि हार्मोन्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन होते हैं, ठीक है. तो एक्सोक्राइन जो होता है, ग्लैंड्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. तो जो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है वो हार्मोन रिलीज़ करता है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो हमारा क्या करता है, केमिकल रिलीज़ करता है. गॉट इट? तो जो हार्मोन्स होता है ना हमारा, वो क्या होता है, सीधे ब्लड स्ट्रीम में जाता है, और जो एक्सोक्राइन केमिकल रिलीज़ करता है वो पाइप या डक्ट के थ्रू बॉडी में जाता है, ठीक है. तो ये तो मैंने आपको ऊपर ऊपर एक ग्लैंस बता दिया है. तो जो ये हार्मोन होते हैं ना, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बाकी सारे बॉडी में भी चेंजेस के लिए. आगे आप लोग पढ़िएगा. गॉट इट? यहाँ पे आ जाइए. रीचिंग द मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मेच्योरिटी. देखिए, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मेच्योरिटी, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, टीन एज में आते हैं, तो उनके अंदर समझ आता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है,
उसको समझ नहीं है कि उसके पापा का इनकम कितना है, वो बड़ा से बड़ा महंगा से महंगा सामान के लिए ज़िद कर सकता है। लेकिन क्या होता है कि जब टीन एज में आते हैं तो ये समझ में हम लोगों को आने लगता है कि हाँ मेरे घर का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो हम इतना महंगा सामान ना ले। तो ये इंटेलेक्चुअलिटी होता है ये टीन एज में आने लगता है, बच्चे समझने लगते। कुछ बच्चे नहीं समझते हैं, या तो आप देखिए हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि टीन एज में क्या है संगत, टीन एज में लोग बहुत कॉन्शियस, पेरेंट्स को भी बहुत कॉन्शियस हो जाना चाहिए, देखना चाहिए कि बच्चे किस तरह की संगति में रह रहे हैं, अच्छी संगति में रह रहे हैं, बुरे संगति में रह रहे हैं। इसी एज में बच्चे बिगड़ते भी हैं। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम होता है ना ये बहुत सो मच ऑफ चेंजेस इज गोइंग ऑन इनसाइड, ठीक है। तो बाहर का भी दुनिया को बहुत अच्छे से समझने का, सोचने का ये समझ में नहीं आता है। अभी ही बच्चे या तो सुधरते हैं या तो बिगड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया, रीचिंग द मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब हमारे बच्चे जो बच्चे एडोलेसेंस है, टीनेज है, तो उनसे बहुत ज़्यादा संभल के भी थोड़ा बात करना चाहिए। उनको कोई चीज़ बहुत, पहले क्या होता है जब बच्चे हमारे छोटे होते तो मम्मी लोग गुस्साती थी, धम धम पीट देती, लेकिन टीनेज में ऐसा नहीं करना चाहिए कि ऑल ऑफ ए सडन क्या होता है बस्ट ऑफ, मतलब गुस्सा, उनका एंगर जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी जाते हैं, बिकॉज उनके बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा चेंजेस हो रहा है ना, तो इसकी वजह से उनके अंदर इमोशनल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा होता है। वो किसी से लगाव रखते तो बहुत ज़्यादा लगाव रख लेते हैं। अब देखिए हम लोग जिस एज में है तो उसमें हम लोग थोड़े प्रैक्टिकल हैं, लेकिन टीन एज में लोग इतने प्रैक्टिकल नहीं होते, थोड़े ज़्यादा इमोशनल होते। गॉट इट? नाउ एडोलेसेंस इज ऑल्सो a period of change in a person's way of thinking. Adolescents are more independent than before and are also self-conscious. Intellectual development take place and they tend to spend considerable time thinking. In fact, it is often the time in one's life when the brain has the greatest capacity for learning. देखिए क्या होता है कि जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो मतलब बचपन में इतना इंडिपेंडेंट नहीं होता है इंसान। बच्चे तो 5 इयर्स तक तो बच्चे मम्मी पे बिल्कुल ही डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो टीन एज होता है ना लोग बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा रोक टोक ये सब कुछ उनको अच्छा नहीं लगता है, और वो अकेले बैठ के सोचना, चीज़ों को अध्ययन करना जिसको बोला जाता है वो ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए क्या होता है कि ये जो टाइम पीरियड होता है ना ये एकदम मतलब बहुत अच्छा, किसी भी चीज़ को लर्न करने का बहुत अच्छा टाइम होता है। गॉट इट? इस समय आपका ब्रेन का जो किसी भी चीज़ को ग्रैस्प करने का, लर्न करने का कैपेसिटी होता है सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। गॉट इट? Sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust to the changes in the body and mind. But the adolescent learners, you should know that there is no reason to feel insecure. These changes are a natural part of growing up. देखिए अचानक से चीज़ें बदल रही हैं। Got it? Girls are getting their menstruational cycles, boys voices are changing and many things are going on. तो बच्चे कभी कभी क्या होते हैं इनसिक्योर हो जाते हैं, उनका बॉडी बड़ा हो रहा है, ठीक है। अचानक से आपका थिंकिंग नहीं बड़ा होता है, बॉडी ग्रो अप कर जाता है, लेकिन अचानक से आपका दिमाग नहीं बदलता है। तो जब चीज़ें बदलती हैं तो बच्चे इनसिक्योर भी फील करते हैं कि ओ माय गॉड क्या ये सबके साथ होता है, क्योंकि नॉलेज नहीं है, ठीक है, नॉलेज नहीं है। इसीलिए पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये सारी जानकारी बिल्कुल से देनी चाहिए एट द एज ऑफ एडोलेसेंस। जो बच्चे उनके टीनेज में है ना उनको ये सारी बैठा करके अच्छे से समझा के जानकारी देना चाहिए। गॉट इट? और इसलिए ये चैप्टर भी, और मैं ये चैप्टर भी इसीलिए इतने अच्छे से समझा रही हूँ। गॉट इट? तो ये सारी बातें होती, लेकिन ये आप लोगों को समझना है कि एक नेचुरल प्रोसेस है, हर ह्यूमन बीइंग के साथ होता है, हर कोई इस प्रोसेस से जाता है एंड वी हैव टू बिकम वेरी काम। एंड वन एडवाइस एज अ टीचर मैं आपको देना चाहूँगी कि आप लोग 8th में है, 9th में है, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। इट हेल्प्स यू अ लॉट, everywhere it is going to help you a lot. Now secondary sexual character, अच्छा प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है? जैसे देखो अगर कोई बच्चा जन्म लिया, उसको हम कपड़े में रैप किए हुए, तो उस बच्चे को देख के आप नहीं बता सकते हैं कि वो बच्चा लड़का है या लड़की है जब तक कि हम उसका सेक्स ना देखें। ओके, ठीक है, जब तक हम उसका इंटीमेट पार्ट ना देखें। गॉट इट? तो इसी तरह से छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनमें उनको देख के बताना बिल्कुल मुश्किल होता है कि ये लड़का है कि ये लड़की है, ठीक है। लेकिन जब बच्चे हमारे एडोलेसेंस होते हैं उनको देख के ही आप बता दीजिएगा अच्छा ये लड़की है ये लड़का है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लड़कों का वॉइस जो होता है वो भारी होता है, लड़कियां अलग दिखती है, लड़के अलग दिखते हैं। बचपन में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के ग्रो करने से। अच्छा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया ना कि कुछ जैसे लड़कियों में कुछ कॉमन होता है, जैसे कि इंटीमेट एरियाज में प्यूबिक रीजन्स में हेयर्स आ जाते हैं, आर्म्स के नीचे हेयर्स आ जाते हैं। गॉट इट? तो ये क्या हो, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो गया। गॉट इट? नाउ अब आते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। आइए देखते हैं। यू हैव लर्न इन चैप्टर 6 दैट
Testes and ovaries are the reproductive organ. They produce the gametes, that is sperms and ova. In girls, the breast begin to develop at puberty. Got it? क्या होता है हमारे साथ कि जब बच्चे प्यूबर्टी में आते हैं, ठीक है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी में बच्चे इंटर करते हैं, तो क्या होता है कि टेस्टिस जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है और ओवरीज जो है सो ओवा प्रोड्यूस करता है. गॉट इट? नाउ लड़कियों का ब्रेस्ट भी इनलार्ज करने लगता है अब, एंड बॉयज बिगेन टू ग्रो फेशियल हेयर, दैट इज mustache and bud. As these features helps to distinguish the male from the female, they are called secondary sexual character. Very 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 important. Okay, why facial hair grown in the boys and large breast size, enlarging the breast size of the girls are considered as secondary sexual characters. Okay, these are considered as secondary sexual character because these features helps to distinguish between the male and female. क्योंकि यही सारा फीचर्स के द्वारा हम ये अंतर करने पा रहे हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है. गॉट इट? नाउ boys also develop hair on their chest. In both boys and girls, hair grow under the arms and in region above the thighs एंड प्यूबिक हेयर. देखिए कुछ तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं गर्ल्स में अलग होते हैं, बॉयज़ में अलग होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन भी होता है, जैसे आर्म्स के नीचे, आर्मपिट के नीचे हेयर्स आना, प्यूबिक रीजन में हेयर्स आना. तो ये लड़कियों के साथ भी होता है, लड़कों के साथ भी होता है. गॉट इट? नाउ बोथ बोझो एंड पहेली विश टू नो व्हाट इनिशिएट चेंजेस एट प्यूबर्टी. अब हम लोग ये बार बार पढ़ रहे हैं कि प्यूबर्टी में चेंज होता है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी मेनी चेंजेस आर गोइंग ऑन, और उसके बाद फिर क्या होता है, एडोलेसेंस में बहुत सारा चेंजेस होता है. लेकिन क्यों होता है आखिर? क्या ऐसा चीज़ है जो ये सारे जो चेंजेस हैं उनको इनिशिएट कर देता है? गॉट इट? ओके, अब हम जानते हैं कि क्या ऐसा चीज़ है जो ये सारे चेंजेस को करता है. द चेंजेस विच अकर्स एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाई हॉर्मोन्स. ओके, the changes which occurs at the adolescence are controlled by hormones. Now what are these hormones? Hormones are chemical substance. These are secretions from endocrine gland or endocrine system. हमारा endocrine gland और endocrine system बोल सकते हैं, एक secrete करता है, एक चीज़ secrete करता है, एक chemical secrete करता है जिसको हम लोग hormone बोलते हैं. Got it? हमारा इंडोक्राइन सिस्टम एक केमिकल सिक्रीट करता है, एक चीज़ जिसको केमिकल सिक्रीट करता है, दैट इज कॉल्ड हार्मोन. ओके, नाउ द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन बिगिंस टू बी रिलीज्ड बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. दिस कॉजेज चेंजेस इन बॉयज अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न. फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड इन. ओके, girls ovaries begin to produce female hormone called estrogen which makes the breast develop. Milk secreting glands or mammary glands developed inside the breast. क्या होता है, ये जो हमारा हार्मोन जब रिलीज करता है इंडोक्राइन सिस्टम से, गॉट इट, तो ये इससे क्या होता है, ये हार्मोन जो होता है ये जाता है टेस्टिस में और टेस्टिस को क्या है, सिग्नल देता है. टेस्टिस जो होता है वो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज़ करता है. अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या है, ये हार्मोन है, ये रिलीज़ हुआ तो ये ब्लड स्ट्रीम में चला गया. अब इससे क्या हो रहा है, लड़कों के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी इसी की वजह से, इसी हार्मोन की वजह से, टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो रहा है कि बर्ड्स आते हैं, मतलब कि दाढ़ी आ रहा है उनका. ठीक है, उनका जो चेस्ट है वो वाइडर हो रहा है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा है, हार्मोन रिलीज हो रहा है. गॉट इट? नाउ अब क्या हो रहा है, लड़कियों में जो हार्मोन रिलीज हो रहा है वो एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, दे गॉट इनलार्जिंग ब्रेस्ट साइज. गॉट इट? और उसके बाद फिर वाइडर वेस्ट एरिया एंड ऑल दोज थिंग्स, जो कुछ भी चेंजेस होता है. नाउ विच मेक द ब्रेस्ट डेवलप्ड, मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स और मैमरी ग्लैंड्स डेवलप्ड इनसाइड द breast. Where the mammary glands are found? Mammary glands are found in the breast. Okay, and these mammary glands जो होते हैं वो डेवलप करते हैं जब एस्ट्रोजन जो होता है वो रिलीज करता है हमारा ओवरी से. The production of these hormones is under the control of another hormone secreted from an endocrine gland called pituitary gland. मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाती हूँ. Got it? आगे थोड़ा सा दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट पेज पे है. लेट मी शो यू वन पिक्चर. देखिए यहाँ पे आपके एनसीईआरटी के बुक में ये दिया हुआ है. देखिए यहाँ पे ये प्यूटिटरी, ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है. ठीक है, ये हेड बॉस है. गॉट इट?
पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज करता है और ये जाता है टेस्टिस पे। देखिए टेस्टिस पे, ये टेस्टिस पे गया, टेस्टिस को ये सिग्नल दिया कि अब तुम टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करो। अब ये टेस्टिस जो है ये टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है और ये टेस्टोस्टेरोन ब्लड में जाता है और जो जो बॉडी में चेंजेस करना होता है उसको करता है। सेम हैपन विद द गर्ल्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स गर्ल्स में भी होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज करता है और क्या होता है, फिर ये सिग्नल देता है ओवरी को कि अब तुम ओवा को या एस्ट्रोजन को रिलीज़ करो। अब एस्ट्रोजन क्या होता है, तुम्हारा ब्लड स्ट्रीम में जाता है और जो लड़कियों के बॉडी के अंदर चेंज होना होता है वो चेंजेस होता है। गॉट इट? आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। अब आप लोगों को क्या पढ़ना है, रोल ऑफ हॉर्मोन्स इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इनिशिएट करने में हॉर्मोन्स का कितना रोल होता है। नाउ endocrine glands release hormones into the blood stream to reach the particular body part that is called target site। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है ब्लड स्ट्रीम में जो पर्टिकुलर टारगेट साइट में जाता है। जैसे इंडोक्राइन सिस्टम जो है उसको क्या करना है, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवाना है। तो इंडोक्राइन सिस्टम जो पिट्यूटरी ग्लैंड होगा उससे क्या होगा, हार्मोन रिलीज करेगा। अब वो टारगेट साइट कहाँ है, टारगेट साइट क्या है, तुम्हारा टेस्टिस है, टेस्टिस में गया। अब टेस्टिस को ऑर्डर मिल गया कि हाँ भाई हमको टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना। अब क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा और चेंजेस होगा। गॉट इट? अच्छा, हार्मोन जो रिलीज होता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है। हार्मोन सीधे ब्लड स्ट्रीम में जाता है और क्योंकि वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है, कोई डक्ट पाइप का लेना देना इससे नहीं है, तो इसको डक्टलेस, इसलिए इंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। गॉट इट? I think I am clear up to now. Now, the target side responds to the hormone। जो टारगेट साइड है वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। हार्मोन उसके पास आया, टारगेट साइड को पता चल गया, ओ अच्छा, जैसे कि इंडोक्राइन सिस्टम पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, हार्मोन रिलीज किया, टेस्टिस के पास गया, तो वो टेस्टिस क्या है, टारगेट साइड है। अब वो टारगेट साइड जो तुम्हारा टेस्टिस है वो रिस्पॉन्ड किया कि अच्छा भाई हमको टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना है, तो ये उसके दिमाग में आता है। तो यही यहाँ पे कह रहा है, द टारगेट साइड रिस्पॉन्ड्स टू द हार्मोन। देयर आर मेनी इंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड इन द बॉडी। ओके, व्हाई इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स? बिकॉज दे डोंट हैव एनी पाइप और डक्ट। गॉट इट? वो जो हार्मोन रिलीज करता है इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है, वो पाइप और डक्ट के थ्रू नहीं जाता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। गॉट इज? द टेस्टिस एंड द ओवरी secrete sex hormones। okay, which reproductive parts in male release sex hormones? Which reproductive part? Testis. Which reproductive part in female releases sex hormones? In female, ovaries. Got it? Now you have just learned that these hormones are responsible for the male and female secondary sexual character. कौन hormones? These testis and ovaries. Okay, which hormones are responsible for secondary sexual characters in male? पुरुष के पुरुषत्व के लिए यही जो हार्मोन होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्त्री की स्त्रीत्व के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? ओवरीज। ओवरीज से हमारा क्या निकलता है, सिक्रीट करता है, क्या निकलता है, एस्ट्रोजन। ठीक है, तो हार्मोन्स का क्या नाम है? टेस्टिस क्या रिलीज करता है? टेस्टोस्टेरोन। ओवरीज क्या रिलीज करता है तुम्हारा? एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये जो हमारा एस्ट्रोजन है और टेस्टोस्टेरोन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल एंड फीमेल के लिए। गॉट इट? फर्दर, द सेक्स हार्मोन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, the pituitary secretes many hormones, one of which makes ova mature in the ovaries and sperms form the टेस्टिस। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बहुत सारा जो हार्मोन्स होता है उसको सिक्रीट करता है। गॉट इट? द पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट्स मेनी हार्मोन्स, वन विच मेक्स, और इसी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो बहुत सारा जो हार्मोन्स होता है उसको रिलीज करता है। उसी में से एक हार्मोन जो होता है वो ओवा की मैच्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। गॉट इट? और स्पर्म्स जो बनता है टेस्टिस में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। गॉट इट? यानी हेड बॉस यहाँ पे कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। आई होप कि आपको ये पूरा पोर्शन समझ में आ गया होगा। गॉट इट? नाउ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज।
अब इसको फ्लो चार्ट के हिसाब से समझिए। जो हार्मोन्स होता है पिट्यूटरी का वो किसको स्टिमुलेट करता है, वो टेस्टिस और ओवरीज को स्टिमुलेट करता है। अब इसको स्टिमुलेट करता है तो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है वो रिलीज करता है। ये सेक्स हार्मोन्स है, ये क्या है, ये सेक्स हार्मोन्स है। गॉट इट नाउ। अब क्या है यहाँ पे देखते हैं आगे कि क्या कह रहा है। Okay, now these sex hormones, testosterone and estrogen, are released in bloodstream and reach the target of the body, target parts of the body, यानी जिसको हम लोग की टारगेट साइट भी बोलते हैं। जिस टारगेट साइट पे जाना है उसके बॉडी के जाता है एंड देन स्टिमुलेट द चेंजेस इन द बॉडी एंड एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है तो ये जो बॉडी में चेंज लाना होता है वो करता है। यानी कि सबसे पहले क्या हो रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है सो हार्मोन रिलीज़ किया, वो किसको स्टिमुलेट किया, टेस्टिस और ओवरीज को स्टिमुलेट किया कि हाँ भाई अब तुम सेक्स हार्मोन को रिलीज़ करो। ये जो सेक्स हार्मोन है ये ब्लड स्ट्रीम में गए और जो टारगेट साइड है, यानी कि टारगेट साइड जैसे कि आप मान लीजिए आपको कि लड़कों के मुस्टैक्स को आता है, हेयरी लाइन्स आता है, तो उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ओके नाउ। तो उसके बाद क्या होता है कि वो टारगेट साइट पे बॉडी के उस पार्ट में जाकर के उस चेंज को लाता है। गॉट इट। अब आपको बात समझ में आ गया। यानी सबसे पहले क्या हुआ, मैं फिर से बताती हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन रिलीज़ किया, वो टारगेट साइट पे गया, वो वहाँ से सेक्स हार्मोन रिलीज़ किया, सेक्स हार्मोन जो रिलीज़ हुआ ब्लड स्ट्रीम में गया और उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स को जाकर के स्टिमुलेट किया जहाँ पे कि चेंज आना है। गॉट इट, ओके नाउ। तो इस तरह से जब ऑनसेट होता है प्यूबर्टी का तो इस तरह से सारा कंट्रोल चलता है। गॉट इट नाउ। पहेली एंड बोझो हैव नाउ अंडरस्टैंड दैट प्यूबर्टी मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव पीरियड व्हेन वन बिकम्स केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि प्यूबर्टी जो है वो बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव पीरियड है। ठीक है, जबकि व्हाट इज प्यूबर्टी, प्यूबर्टी इज द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव पीरियड। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन और है कि क्या ये जो रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है वो 1-2 साल के लिए ही होता है, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। गॉट इट, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो प्यूबर्टी होता है ये ऑनसेट होता है, ये तो शुरुआत होता है रिप्रोडक्टिव पीरियड का। गॉट इट नाउ। बट दे वांट टू नो दैट इफ रिप्रोडक्टिव लाइफ वंस बिगिन कंटिन्यूज और एंड्स आफ्टर सम टाइम, और कितने टाइम तक रहता है। ये जो रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है वो हमारा ये आखिर कितने टाइम तक रहता है। एक बार शुरू हो गया तो क्या शुरू ही हो गया, कभी लास्ट नहीं होता है। गॉट इट। तो आइए अब हम इसके बारे में देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव पीरियड जो होता है वो हमारा कब तक रहता है। ओके नाउ, सो अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि एडोलेसेंस इज द एज वेयर वी गेट रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। ठीक है, तो क्या ये जो रिप्रोडक्शन का फेज होता है वो मतलब पूरे टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए रहता है या किसी सर्टेन पीरियड के लिए रहता है या बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है। ठीक है, तो आइए अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन के फेज़ के बारे में कि कब तक फीमेल्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करने का कैपेबिलिटी रखती हैं, किस एज से किस एज तक, और किस एज से किस एज तक मेल्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करने का कैपेबिलिटी रखते हैं। गॉट इट। तो हियर वी गो विद द चैप्टर नाउ। व्हाट इट इज़ reproductive phase of life in humans में reproductive phase. Okay, adolescent became capable of reproduction when their testes and ovary begin to produce gametes. ठीक है, हम लोग कब केपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के, मतलब रिप्रोड्यूस कब हम लोग बच्चे पैदा कर सकते हैं, जब मेल और जो फीमेल है, मेल गैमेट प्रोड्यूस करने लगेगा, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करने लगेगा। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि फीमेल का जो ओवरी है वो रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस करेगा और मेल का जो टेस्टिस है वो रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, नाउ द कैपेसिटी ऑफ मैच्योरेशन and production of gametes last for a much longer time in males than in females. यानी कि जो कैपेसिटी होता है मैच्योरेशन का और प्रोडक्शन का गैमेट्स में, जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं मेल्स में, उसका जो मैच्योरेशन का और जो आपका रिप्रोडक्शन का टाइम होता है वो मेल्स में बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर आप वर्सेस कीजिएगा फीमेल्स के, मतलब फीमेल और मेल के का अगर दोनों का आप कंपैरिजन कीजिएगा तो मेल जो है वो ज़्यादा लंबा समय के लिए रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। गॉट इट। ठीक है, नाउ in females the reproductive phase of life begins at puberty, that is 10 to 12 years of age and generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years. Very important.
रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो वुमेन्स का पूछा जाएगा, व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ वुमेन्स, तो अप्रॉक्सीमेटली लिखना है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 to 12 ईयर्स एंड एंडिंग टू 45 to 50, 1 2 3 4 साल का ना अंतर, जैसे कि किसी में मान लीजिए कि आपका 13 ईयर्स से स्टार्ट हुआ, ठीक है, इंडअप हो गया थोड़ा पहले ही, बॉडी थोड़ा सा माल न्यूट्रिशन में जा रहा है, मतलब बॉडी जो है वो थोड़ा वीक है और कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो क्या हो गया, पहले तो वंस इन अ ब्लू मून तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका कि अप्रॉक्सीमेटली जो रिप्रोडक्टिव फेज फीमेल्स में होता है वो 10 to 12 ईयर्स होता है स्टार्टिंग, और इंडअप होता है 45 से 50 के बीच में। नाउ द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, one ovum mature and is released by one of its ovary once in about 28 to 30 days. Okay, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा, मैं आपको मेंस्ट्रुएशन का साइकिल पूरा बता रही हूँ कि व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, व्हाट इज मेनार्क एंड व्हाट इज मेनोपॉज, ठीक है, और मैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक हल्का ग्लांस आप लोगों को दे रही हूँ, बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए क्या होता है कि जो हमारे पास जो फीमेल्स होती हैं उनमें 2 ओवरीज होता है, ठीक है, तो एक महीने में एक ही ओवरी एक ओवम को प्रोड्यूस करता है, फिर दूसरा अल्टरनेट होता है, अगर इस बार ये ओवरी प्रोड्यूस किया तो नेक्स्ट टाइम ये करेगा, ठीक है, तो ओवम जो होता है वो मैच्योर होता है, ठीक है, एग रिलीज करता है, ये जो होता है ये आपका हर 28 से 30 दिन का साइकिल में होता है, यानी कि 28-30 दिन बीचा तो फिर जो ओवरी है एक क्या करेगा, एग रिलीज करेगा, गॉट इट, ओवम। तो अगर ओवम को स्पर्म मिल गया तो वहाँ तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर लेडी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो वो आपका जाइगोट बनेगा, और उसका जो पूरा प्रोसेस था मैंने प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों को बता दिया। बट इन केस अगर ओवम जो है, जो ओवरी रिलीज किया ओवम, वो जो है सो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उसको स्पर्म नहीं मिला, ठीक है, जाइगोट नहीं बना, तो क्या होगा, तो क्या होता है कि वो जो एग है along with the uterine wall, जो यूट्रस का जो वॉल होता है ना, वो ये 28-30 दिन में क्या होता है, थिक होता है, ठीक है, और फिर वो थिक होता है 28-30 दिन में, तो जो मैच्योर्ड एग है along with the uterine wall, और वो क्या करेगा, वो शेड ऑफ हो जाएगा, ठीक है, वो शेड ऑफ हो जाएगा, मतलब वो बाहर निकल जाएगा बॉडी के। तो इसके एक क्वेश्चन आते हैं कि क्या यूट्रस का वॉल मतलब हर महीने बनता है और हर महीने शेड ऑफ होता है? बिल्कुल, हर महीने वो बनता है और उसके बाद फिर वो शेड ऑफ हो जाते हैं। नाउ ड्यूरिंग दिस period the wall of the uterus become thick so as to receive the egg. In case it is fertilized begins to develop. Okay, this results in the pregnancy. क्या होता है इस पीरियड में, जो यूट्रस का वॉल होता है वो थिक बनता है, ठीक है, ताकि क्या हो कि मतलब कि फर्टिलाइजेशन जब हो तो वो उसको सुरक्षित रख सके उस जाइगोट को। लेकिन अगर अब मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये यूट्रस का जो वॉल थिक हुआ था वो क्या होगा, शेड ऑफ होगा, वो बाहर निकल जाएगा। गॉट इट? If fertilization does not occur, if fertilization does not occur, the released egg and the thickened lining of uterus, the released egg, जो egg release हुआ है और जो thickened lining of the uterus along with its blood vessels are shed off. This causes bleeding in women, which is called menstruation. Very, 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 very important. What is menstruation? Okay, it is a natural process. It is a process in which what happened, the released egg and the uterine wall along with the blood vessels, along with its blood vessels shed off on a monthly basis, okay, or on a interval of 28 to 30 days. Got it? एकदम याद रखिएगा, released egg menstruation क्या होता है, शेडिंग ऑफ। अब शेडिंग ऑफ किस चीज़ का हो रहा है, जो released egg है उसका, जो लाइनिंग है आपका यूट्रिन वॉल का along with blood vessel, ठीक है। The process of shading of uterine wall along with his blood vessel and the released egg is known as menstruation. Menstruation take place at the interval of 28 to 30 days every month. Got it? ठीक है? Okay. Now the menstruation occurs once in about 28 to 30 days. The first menstruation flow begins at puberty and termed as menarche. जो सबसे पहला menstruation जब start होता है तो उसको हम लोग menarche बोलते हैं. What is menarche? Okay, the onset of on the onset of puberty, what happens? The first menstruation flow which ladies get, it is known as menarche. Okay, और ending up of menstruation is known as menopause. Got it? Pause मतलब
बंद होना, खत्म होना, ओके। At 45 to 50 years of the age, the menstruation cycle stops. Stoppage of menstruation is termed as menopause. ये जो आपका menstruation cycle का stop बंद होता है, इसको हम लोग menopause बोलते हैं. Got it? What is menopause? Stopping of. Okay. Now, stopping of menstruation cycle or menstruation is known as menopause. Got it? Now, initially, the menstruation cycle may be irregular. It takes some time to get रेगुलर. गॉट इट? ओके. क्या होता है कि जब आपका मेनार्क होता है तो इनिशियली हमेशा मतलब शुरू में क्या होता है कि ये जो गैप होता है 28 से 30 डेज का, ये थोड़ा बड़ा या छोटा हो सकता है, मतलब इरेगुलर होता है, इतना रेगुलर इंटरवल पे नहीं होता है. फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये रेगुलर हो जाता है. गॉट इट? नाउ पहेली सेज दैट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ द वुमेन लास्ट फॉर मेनार्क टू मेनोपॉज. इज शी राइट? यस, एकदम बड़ा वाला यस. गॉट इट? ये जो पहेली है ये क्या कह रही है कि जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होता है वुमेन्स का, क्या वो मेनार्क से मेनोपॉज तक का होता है? यस. ओके. नाउ अब हम लोग आगे देखते हैं कि व्हाट इट इज गिवन इन दिस चैप्टर. गॉट इट? नाउ menstruational cycle is controlled by hormones. The cycle includes the maturation of egg, its release, thickening of uterine wall and its breakdown if pregnancy does not occur. अब देखिए menstruational cycle जो होता है वो it is controlled by who controls the menstruational cycle? हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है. आप देखते हैं ना कि किसी का मेंस्ट्रुएशन साइकिल गड़बड़ाता है तो हॉर्मोन्स का दवाई दिया जाता है, वी गो टू डॉक्टर. तो ये सब क्या जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है इसको कौन कंट्रोल करता है? ऑफ कोर्स हॉर्मोन्स कंट्रोल करता है. ठीक है. मेंस्ट्रुएशनल साइकिल क्या क्या इंक्लूड करता है? मेंस्ट्रुएशनल साइकिल में क्या क्या होता है? ठीक है. एग रिलीज होता है. ओके. मैचुरेशन ऑफ एग होता है. उसके बाद रिलीज ऑफ थिकनिंग ऑफ इट्स रिलीज, थिकनिंग ऑफ यूट्रिन वॉल एंड इट्स ब्रेकडाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर. एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, हम आपको फिगर से समझाते हैं और ये फिगर, ये जो पूरा प्रोसेस है ना जो हम फिगर के थ्रू समझा रहे हैं, ये दिमाग में बैठ जाएगा. पूरा ये जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल है आपके दिमाग में बैठ जाएगा. गॉट इट? मान लीजिए कि माई ड्राइंग यू नो इट्स नॉट दैट गुड, तो ये मान लीजिए कि ये आपका सपोज कीजिए यहाँ ओवरी है. ओके. नाउ क्या हुआ यहाँ पे कि एक ओवम रिलीज कर गया. गॉट इट? ये यहाँ पे आया तो यहाँ पे जो है इसको स्पर्म नहीं मिला, ये फर्टिलाइज नहीं किया. नाउ अब तो ये 28-30 दिन के अंदर मैच्योर होगा, मैच्योर होके शेड ऑफ होगा. ये जो यूट्रस का पूरा वॉल है ना ये भी मोटा होता जाएगा. गॉट इट? ये मोटा होता जाएगा. उसके बाद ये जो है ये इसमें क्या हुआ, ये 28 to 30 डेज में क्या हो रहा है? रिलीज ऑफ एग, मैच्योरेशन ऑफ एग, ये दोनों काम हो गया. उसके बाद फिर जो लाइनिंग है, थिकनिंग हुआ यूट्रिन वॉल का, थिकनिंग ऑफ एंड इट शेडिंग ऑफ भी हो गया. जो यूट्रिन वॉल है वो थिक भी हुआ और शेड ऑफ भी हो गया. ओके. तो देखिए यहाँ यही कह रहा है, द साइकिल इंक्लूड्स द मैच्योरेशन ऑफ द एग, इट्स रिलीज, थिकनिंग ऑफ यूट्रिन वॉल एंड इट्स ब्रेकडाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अगर. थिकनिंग भी हुआ और ब्रेकडाउन भी हो गया यूट्रिन वॉल का अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो. अब अगर मान लीजिए कि प्रेगनेंसी हो गया तो क्या हुआ? तो इसीलिए जब प्रेगनेंसी होता है वी विल नॉट गेट मेंस्ट्रुएशन. ओके. हम लोगों को मेंस्ट्रुएशन 9 मंथ तक नहीं होता है. गॉट इट? जब प्रेगनेंसी होता है तो जो इम्ब्रियो होता है वो तो यूट्रिन वॉल से इम्बेड कर जाता है. ठीक है. और वहीं से न्यूट्रिशन लेने लगता है. तो वो जो थिक यूट्रिन वॉल होता है वो तो उसको प्रोटेक्ट करने में लग जाता है ना. उसका काम ही वही होता है कि वो हर महीने जो होता है ओवम रिलीज होता है और वो थिक इसलिए होता है कि जाइगोट बनेगा स्पर्म से, दोनों फर्टिलाइज करेंगे स्पर्म और ओवम, तो आई हैव टू प्रोटेक्ट. पर लेकिन जब उसको उसका काम नहीं मिलता है तो वो शेड ऑफ बॉडी से निकल जाता है. गॉट इट? नाउ in case the egg is fertilized, it begins to divide and then gets embedded in the uterus for further development as you have learned in chapter 6. मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ तब तो वो शेड ऑफ हो जाएगा, बाहर बॉडी से निकल जाएगा. लेकिन इन केस प्रेगनेंसी हुआ और या फर्टिलाइजेशन हुआ तो इट बिगिंस टू डिवाइड एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूटरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट. और क्या होता है कि जो यूट्रिन वॉल होता है वो डेवलप होता है, मतलब और प्रोटेक्टिव लेयर आप समझ लीजिए कि उसका होता है, प्रोटेक्टिव लेयर शॉर्ट ऑफ होता है. आपके जो यूट्रस का वॉल होता है वो प्रोटेक्टिव लेयर होता है जाइगोट के लिए. गॉट इट? तो हुआ तो वो डेवलप मतलब कि इम्ब्रियो वो और डेवलप करता है और इम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है. गॉट इट?
क्योंकि यूट्रस के वॉल से ही जो ज़ाइगोट होता है ना हमारा, या उसको एम्ब्रियो भी बोल सकते हैं, एम्ब्रियो होता है वो उसमें एम्बेड कर जाता है उसमें, मतलब कि एम्बेड का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था ना कि उसके अंदर धंस जाता है और वहीं से फिर न्यूट्रिशन को लेता है। गॉट इट? नाउ हाउ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। अब तो ये हो गया, ये बात हो गया कि किस तरह से जो है सो हमारा प्रेगनेंसी हुआ तो क्या होगा और प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो क्या होगा। अब हम देखते हैं कि जब हमारा प्रेगनेंसी होता है तो या तो मेल आएगा, या तो बेबी जो होगा वो या तो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। तो बेबी का जो सेक्स है यानी कि बेबी जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ये किस तरह से होता है। देखिए एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी कोई लड़का है उसका आप एक सेल निकालिएगा तो सेल में न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर 2 क्रोमोसोम होता है। अगर लड़का है तो उसके अंदर 2 क्रोमोसोम होगा, ठीक है, एक्स और वाई दोनों। जैसे मान लीजिए कि ये कोई मेल का जो है सो सेल है, ठीक है, सेल का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होगा। अब ये कोई गर्ल है, उसका सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर 2 पेयर ऑफ, यानी कि इस जो फीमेल है उसके अंदर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होगा और जो मेल है उसके अंदर एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होगा। अब देखिए जब मेल का रिप्रोडक्टिव सेल बनता है, ध्यान से मेरी बात सुनिए, तो उसमें एक्स और वाई दोनों नहीं जाता है। क्या होता है कि स्पर्म जो होगा या तो एक्स क्रोमोसोम को कैरी करेगा या तो वाई क्रोमोसोम को कैरी करेगा, ठीक है। लेकिन जो ओवम है हमारा उसके पास तो सिर्फ एक्स है, तो अगर जो लड़की का जो ओवम है वो उसके अंदर तो एक्स ही क्रोमोसोम है और स्पर्म जो है या तो वो वाई क्रोमोसोम को कैरी कर रहा है या तो वो एक्स क्रोमोसोम को कैरी कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये एक्स क्रोमोसोम को कैरी करने वाला स्पर्म जाके ओवम से मीट किया तो क्या बन गया, एक्स बन गया, तो क्या होगा, फिर से लड़की बन जाएगी, यानी कि जो बेबी होगा उसका सेक्स क्या होगा, फीमेल होगा। अब अगर यहाँ पे ये ओवम है, ओवम तो हमेशा एक्स ही क्रोमोसोम को कैरी करेगा, अब वाई क्रोमोसोम को कैरी करने वाला जो स्पर्म है वो उससे जाके मीट किया तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई बन जाएगा। तो आपका रिप्रोडक्टिव सेल जो होगा उसके अंदर यानी जो जाइगोट होगा उसके अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम आ जाएगा, तो क्या होगा, ये इसका सेक्स यानी कि ये मेल होगा। अब मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट जो है सो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों को दे दिया है। गॉट इट? अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में क्या कह रहा है। गॉट इट? नाउ बॉय और गर्ल, इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और ज़ाइगोट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। यानी कि जो बेबी का सेक्स है वो कैसे डिटरमाइंड होता है, वो क्रोमोसोम से होता है। क्रोमोसोम से एक थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर होता है। गॉट इट? In fertilized egg, chromosomes are present inside the nucleus of every cell. Okay, क्या है, क्रोमोसोम्स जो होता है वो हर सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। All human beings have 23 pair of chromosomes in nuclei of their cell. Okay, how many pairs of chromosomes are present in the nuclei of human cell? 23 pairs. Got it? ये important है, इसको याद रखिएगा। 2 chromosomes आउट ऑफ दीज आर सेक्स क्रोमोसोम। इसमें जो 2 क्रोमोसोम होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। गॉट इट? नेम्ड एक्स एंड वाई। अ फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम वाइल अ मेल हैज 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम। जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं तो फीमेल के पास जो 2 पेयर्स होता है ना, 2 क्रोमोसोम्स होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, तो जो फीमेल होता है उसके पास एक्स ही क्रोमोसोम होता है और जो मेल होता है उसके पास एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होता है। द गैमेट एग एंड स्पर्म हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज 1 एक्स क्रोमोसोम। मैंने आप लोगों को बताया जो अनफर्टिलाइज्ड एग है यानी कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सेल है, ठीक है, ओवम है, उसके पास सिर्फ एक ही पेयर होगा तो वो क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम होगा। मेल के पास जो होता है वो एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होता है, ठीक है। लेकिन जब मेल का स्पर्म रिलीज होता है तो जो स्पर्म होता है उसके पास तो एक ही क्रोमोसोम होता है ना, तो या तो वो वाई वाला होगा या तो वो एक्स वाला होगा। तो अगर एक्स वाला जाकर के एक्स से फर्टिलाइज किया तो 2 एक्स क्रोमोसोम मिल गया तो लड़की बन गई। अब वाई क्रोमोसोम कैरी करने वाला यानी कि लड़का का जो स्पर्म निकला वो वाई क्रोमोसोम को कैरी कर रहा है और वो जाकर के जो है सो गर्ल के ओवम से यानी कि एग से जाकर के मीट किया तो वहां पे क्या मिल जाएगा, एक्स और वाई। तो वहां क्या बन जाएगा, बेबी जो होगा वो क्या बन जाएगा, वो लड़का बन जाएगा। गॉट इट? तो इस तरह से जो बेबी का सेक्स है वो डिटरमाइंड होता है। नाउ फर्दर हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें इस चैप्टर में आगे हम लोगों को क्या दिया गया है। गॉट इट? Sperms are of 2 kinds. One kind has X chromosome and the other kind has Y chromosome. Earlier I have told you it in very detail.
When a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, the zygote would have 2 X chromosomes and development into a female child. If the sperm contributes Y chromosomes to the egg at the fertilization, the zygote will develop a male child. Okay, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, this one is very 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 important. Okay, how the sex of the babies are determined, explain. Okay, यहाँ पे देखिए, when a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, the zygote would have 2 X chromosome. हम लोग सब एक यूनिसेल यानी कि एक सेल zygote से बने हैं, ठीक है. जब एक स्पर्म जो X क्रोमोसोम को कैरी करता है वो जाके फर्टिलाइज करेगा एग से, तो बेबी जो होगा वो फीमेल होगा. गॉट इट? when the sperm which is having Y chromosome fertilizes the egg, okay, then the baby will be male child. okay, तो जो जाइगोट होगा उसके पास X और Y क्रोमोसोम हो जाएगा. अब समझ में आ गया? आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस टॉपिक. ओके, नाउ ये देखिए, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे ये जो एग्स है, ये लेडी का एग्स है, एक्स वाला है, ठीक है. ये स्पर्म जो है, जो ये एक्स क्रोमोसोम को कैरी करने वाला है, और ये जो स्पर्म है ये वाई क्रोमोसोम को. तो यहाँ ये दोनों मीट करेगा तो एक मेल चाइल्ड डेवलप करेगा, और यहाँ ये दोनों मीट करेगा तो एक फीमेल चाइल्ड डेवलप करेगा. देखिए, ये यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से समझाया गया है. इस पूरे आप अगर फिगर को याद कर लीजिएगा ना, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा. गॉट इट? नाउ further we will move in this chapter. Okay, fine. Now you know that the sex chromosomes of the father determines the sex of an unborn baby. Yani who is responsible for the sex determination? Whose chromosome? Father's chromosomes are responsible. क्योंकि लड़कियों के पास तो 2 सेट होता है जो कि X ही होता है, कोई डिफरेंट नहीं होता है. Got it? Now the belief that the mother is responsible for the sex of her baby is completely wrong and to blame her is totally unjustified. यानी लड़कियों को हम ब्लेम नहीं कर सकते. Father is responsible for their sex determination. हार्मोन्स अदर्स दैन सेक्स हार्मोन्स, ठीक है. सेक्स हार्मोन्स के अलावा भी कुछ हार्मोन्स होते हैं, उनका क्या काम होता है, वो क्या वर्क करते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं. लुक एट फिगर 7.3 अगेन. द हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय द पिट्यूटरी स्टिमुलेट द टेस्टिस and ovaries, got it, to produce their hormones. okay, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो टेस्टिस और ओवरीज को स्टिमुलेट करता है कि अब तुम लोग अपना हार्मोन जो है सो वो रिलीज करो. यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन इंडोक्राइन ग्लैंड. इट इज अटैच्ड टू द ब्रेन. व्हाट काइंड ऑफ ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन इंडोक्राइन ग्लैंड. ओके, इंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों में कॉन्सेप्ट क्लियर है. इंडोक्राइन हार्मोन रिलीज करेगा, एक्सोक्राइन केमिकल रिलीज करेगा, ठीक है. एक्सोक्राइन का जो केमिकल रिलीज होगा डक्ट या पाइप के थ्रू बॉडी में ट्रैवल करेगा. इंडोक्राइन का जो हार्मोन रिलीज करेगा वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करेगा. गॉट इट? दैट इज व्हाई इंडोक्राइन gland is also called ductless gland. Now, apart from pituitary, the testis and the ovaries, there are other endocrine glands in the body such as thyroid, pancreas and adrenals. ठीक है, टेस्टिस है और ओवरी के अलावा और भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स है बॉडी में, जैसे कि थायराइड, पैनक्रियाज एंड एडर्नल ग्लैंड्स. नाउ देख लीजिए, ये फिगर है, देख रहे हैं, यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ थायराइड ग्लैंड है, दिस इज एडर्नल ग्लैंड, दिस इज पैनक्रियाज, यहाँ ओवरी और ये टेस्टिस. नाउ अब देखिए आगे कि इस चैप्टर में क्या बोल रहा है. ओके, नाउ Bojo and Paheli had once visited their aunt who was a doctor and remembered that a boy named Kaka had a very big and bulging throat. Their aunt had told them that Kaka was suffering from goiter, a disease of thyroid gland. Okay. Kaka's thyroid gland was not producing the hormone thyroxine. Okay. काका, ये जो बोझो और पहेली है वो अपनी आंटी के घर गए थे, उसकी आंटी जो है वो डॉक्टर है, ठीक है. तो वो लोग क्या देखे कि एक बच्चा है जिसका कि थ्रोट बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, बल्गिंग है. तो उन लोगों को पता चला कि वो गोइटर नाम का एक बीमारी से ग्रसित है. अच्छा, ये गोइटर नाम का जो बीमारी है ये क्यों होता है? ये जो होता है क्योंकि थायरॉक्सिन नाम का एक हार्मोन होता है जो अगर हमारा थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारे बॉडी में वो प्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसकी वजह से होता है. तो विच हार्मोन इज रिलीज्ड बाय थायराइड ग्लैंड? थायरॉक्सिन. क्वेश्चन विल बी आस्क्ड दैट विच
hormone is released by thyroid gland, that is thyroxine. Got it? Now फर्दर हम लोग देखते हैं कि और बाकी सारा जो ग्लैंड्स है वो कौन कौन सा हार्मोन को रिलीज करता है. नाउ देयर आंट ऑल्सो टोल्ड देम दैट देयर अंकल वाज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज because his pancreas was not producing the hormone insulin in sufficient quantity. Okay, because of the deficiency of which hormone diabetes is caused? Okay, question can be asked. यहाँ देखिए ये जो है ना एक एक लाइन में क्वेश्चन छिपा हुआ है. इंसुलिन जो है वो कौन से ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है? पैनक्रियाज से. अगर बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन नहीं रिलीज होगा तो क्या होगा? हम लोग डायबिटिक हो जाएंगे, हम लोगों को डायबिटीज होगा. गॉट इट? बोझो एंड पहेली देन आस्क्ड देयर आंट अबाउट द अडर्नल ग्लैंड which are also shown in chart hung by the wall on their clinic. The aunt told them that adrenal glands secrete hormones which maintain the correct salt balance in the blood. Okay, which gland is responsible for maintaining salt in our body? Adrenal gland. Okay, this paragraph is very important. In after every 2 or 3 line you are having a very important 2 and 3 lines. ठीक है, जहाँ हम important markup कर रहे हैं, अब अगर आप book लेके बैठे तो please वहाँ markup कर लीजिए. Got it? Adrenal also produce the hormone called adrenaline. It helps the body to adjust to stress when one is angry, embarrassed and worried. Now, okay. एक क्वेश्चन आ जाएगा जैसे आपसे कि राम जो है वो बहुत गुस्से में है एंड नाउ विच ग्लैंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जो उसका सिचुएशन है उसको मेंटेन करने में. अभी वो बहुत स्ट्रेस में है तो उसको मैनेज करने में कौन सा जो हमारा हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होगा? तो एड्रेनलिन. ओके, तो यहाँ पे क्या है? एड्रेनल्स ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन दैट इज एड्रेनलिन. ओके, नाउ thyroid and adrenal secrete their hormones when they receive orders from the pituitary through its hormones. Okay, pituitary also secretes growth hormone. जो थायराइड ग्लैंड है और एड्रेनल ग्लैंड है वो कब सिक्रीट करता है अपना हार्मोन? जब उसको ऑर्डर मिलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से. यानी पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ मास्टर ग्लैंड. ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड को इसीलिए हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं. अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये सिर्फ सबको ऑर्डर ही नहीं देता है, ये खुद भी हार्मोन रिलीज करता है जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. पिट्यूटरी ऑल्सो सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन. ओके, विच इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन, जो कि किसी भी इंसान के नॉर्मल ग्रोथ के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है. ओके, नाउ आइए अब देखते हैं हम लोग कि क्या एनिमल्स में भी हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. आर देयर हार्मोन्स इन अदर animals also? Have they any role to play in reproduction? Okay, क्या एनिमल्स में भी कुछ हार्मोन्स होते हैं और उनका कुछ रिप्रोडक्शन में रोल होता है? आइए देखते हैं. रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग. अब तो ये हम लोग ह्यूमंस में हार्मोन्स का क्या रोल होता है ये पढ़े. अब हम लोग पढ़ते हैं कि इंसेक्ट्स में और फ्रॉग में क्या होता है. यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग. The tadpole passes through the certain stages and become a frog. This change from larva to adult is called metamorphosis. Metamorphosis के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब बच्चा जो है सो एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो एग्स होता है, जो लार्वा होता है फ्रॉग का, वो उसके अंदर उतना सारा मतलब एबिलिटी नहीं होता है कि जंप करे, स्विम करे, लेकिन जब वो फ्रॉग बनता है तो उसके अंदर जंप करने का और स्विम करने का एबिलिटी आता है. तो ये जो लार्वा से लेके फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग तक का जो सफ़र होता है उसमें पूरा ड्रास्टिक चेंज होता है. गॉट इट? तो इस जो पूरा जो ड्रास्टिक चेंज होता है ना, इसको हम लोग, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है लार्वा से एडल्ट का फ्रॉग में, तो इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. ओके, तो ये जो मेटामॉर्फोसिस हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है? ओके, नाउ मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट. ओके, नाउ देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे. इज व्हाट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन. ओके, इन अ फ्रॉग इट इज कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन, द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड. नाउ फॉर मेटामॉर्फोसिस विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, metamorphosis, for metamorphosis thyroxine hormone is responsible, which is secreted by thyroid gland in frogs. Got it? Thyroxine production requires the presence of iodine in water. If the water in which the tadpoles are growing does not contain sufficient iodine, the tadpoles cannot become adult. जो जिस पानी में
फ्रॉग अंडा दी है, अगर उसमें प्रॉपर आयोडीन का मात्रा नहीं होगा तो वो टैडपॉल्स जो हैं वो एडल्ट फ्रॉग नहीं बन पाएंगे, ठीक है। ओके, व्हिच इज नाउ व्हाई इट इज सेड that the water in which frog lays the egg, the presence of iodine is very responsible, is very much important. okay, क्यों? उस पानी में, जिस पानी में फ्रॉग ने अपना अंडा दिया है, उसमें आयोडीन का मात्रा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। देन वाई इट इज़ नेसेसरी? बिकॉज जो थायरॉक्सिन है, देखिए यहाँ पे वाई, बिकॉज जो थायरॉक्सिन है वो आयोडीन, मतलब थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन तभी होगा जब पानी में आयोडीन होगा, गॉट इट। एंड थायरॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटामॉर्फोसिस, गॉट इट। मेटामॉर्फोसिस के लिए, यानी कि लार्वा से एडल्ट बनने के लिए हमको थायरॉक्सिन हार्मोन का होना बहुत ज़रूरी है, रिलीज होना बॉडी में, फ्रॉग के बॉडी में, गॉट इट। और थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन तभी होगा जब पानी में आयोडीन होगा, ठीक है। इसीलिए अगर जिस पानी में फ्रॉग अंडा दिया है उसमें आयोडीन नहीं है प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में, तो फ्रॉग जो है सो वो टैडपॉल से एडल्ट फ्रॉग में चेंज नहीं होने पाएगा, got it। now if people do not have enough iodine in their diet, will they get goiter cause lack of thyroxine? बिल्कुल, अगर जो ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग, उन लोगों को गोइटर किसकी वजह से होता है? लैक ऑफ आयोडीन की वजह से होता है, गॉट इट, लैक ऑफ आयोडीन की वजह से होता है। नाउ आइए अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ओके, द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल्स हेल्थ। अगर कोई इंसान फिजिकली और मेंटली फिट है तो हम कह सकते हैं कि वो इंसान फिट है, गॉट इट। टू कीप द बॉडी हेल्दी, एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी स्टेज नीड्स टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट। द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व personal hygiene and undertake adequate physical exercise. During adolescence, however, these become even more essential as the body is growing. This is very important. Got it? देखिए क्या है कि कोई भी इंसान अगर मेंटली और फिजिकली फिट है तो वो कहा जाएगा कि वो एक इंसान हेल्दी है। मान लीजिए कि आप फिजिकली बिल्कुल फिट है लेकिन आपको डिप्रेशन की बीमारी, तो यू आर नॉट हेल्दी, ठीक है। मान लीजिए आपका दिमाग बहुत तेज है, आप बहुत अच्छी तरह से सोच सकते हैं, बहुत अच्छे समझदार हैं, लेकिन आपका पेट हमेशा ख़राब रहता है या हाथ टूटा हुआ है, तो यू आर नॉट सपोज टू बी अ हेल्दी पर्सन, ठीक है। तो एक हेल्दी पर्सन वही है जो कि मेंटली भी फिट है और फिजिकली भी फिट है, ठीक है। अब हम लोगों को अपने आप को हेल्दी रखने के लिए पहला तो हम लोगों को बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। ऐसा डाइट जिसमें कि विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स ये सब पाए जाते हैं, उसको हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। और हम लोगों को एडिक्वेट अमाउंट में फिजिकल एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, गॉट इट, ताकि हम लोग फिट रह सकें। नाउ ये क्यों बोला जाता है कि एडोलेसेंस में हम लोगों को बैलेंस डाइट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है? आवर बॉडी शुड बी वेल नरिश्ड एट द एज ऑफ एडोलेसेंस। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो बहुत रैपिडली ग्रो करता रहता है, उस समय बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है हमारे अंदर, इसीलिए हम लोग खाएंगे तभी तो एनर्जी मिलेगा हम लोगों को, और उसी एनर्जी से तो कोई तो यूज़ करके हमारा बॉडी जो है सो वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा और डेवलप करेगा। सो इफ़ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड कि व्हाई इट इज़ सेड दैट इट एट द टाइम ऑफ एडोलेसेंस वन शुड हैव अ बैलेंस diet, then your answer should be like this only. Now, nutritional need of the adolescence. Adolescence is the stage of rapid growth and development, hence the diet of an adolescent should be carefully planned. देखिए क्या कह रहा है कि एडोलेसेंस में बहुत बॉडी जो होता है वो रैपिडली ग्रो करता है, इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से, बहुत केयरफुली जो है एक टीनेजर्स जो इंसान होते हैं, जो लोग टीनेज में हैं, उनका जो आपका थाली है, यानी कि जो आप वो लोग जो खा रहे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से प्लान करना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं हो कि सिर्फ प्रोटीन ही ले रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही ले रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसको प्लान होना चाहिए, उसका प्लानिंग खाने का, ताकि उसको हर कुछ मिल सके, ताकि उसका जो बॉडी है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सके, गॉट इट। नाउ रिकॉल दैट अ बैलेंस्ड डाइट मीन्स दैट द मील्स इंक्लूड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स इन द रिक्विजिट प्रोपोर्शन। आवर इंडियन मील, रोटी, राइस, दाल एंड वेजिटेबल्स इज अ बैलेंस्ड मील। सो हम लोगों का जो इंडियन मील होता है उसमें रोटी होता है, दाल होता है, राइस होता है, तो ये क्या होता है, पूरा बैलेंस डाइट होता है। हमारी जो थाली होती है ना उसमें पूरा प्रॉपर बैलेंस डाइट होता है, गॉट इट। नाउ मिल्क इज़ अ बैलेंस डाइट इन इटसेल्फ। फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर इन्फेंट्स। मदर मिल्क प्रोवाइड्स ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड। देखिए मिल्क जो होता है और मिल्क प्रोडक्ट्स जो होता है वो इटसेल्फ, मिल्क जो होता है, एक ग्लास आप दूध पी लीजिएगा तो वो बैलेंस डाइट है, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ मिलता है, गॉट इट।
और हमारा क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं यानी इन्फेंट्स जो होते हैं उनको सारा नरिशमेंट उनकी माँ के ब्रेस्ट मिल्क से मिल जाता है, लेकिन जो बच्चे एडोलेसेंट है, जो बड़े हो रहे हैं, उन लोगों के लिए दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीट भी आप ले सकते हैं, फ़िश भी ले सकते हैं, मतलब यू हैव टू टेक गुड food, you know that food that, which carry vitamins, minerals and all those things। बहुत सारा क्या होता है इस एज में हम लोग पार्टी करते हैं, पैकेट फूड खाते हैं, रेस्टोरेंट का खाना खाते हैं, तो वी हैव टू अवॉइड इट। हम लोगों को इस चीज़ को अवॉइड करना है, हम लोगों को इस तरह का खाना नहीं खाना, हम लोगों को अच्छा खाना खाना, ताकि हमारा बॉडी जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करे, उसको सफिशिएंट अमाउंट में नरिशमेंट मिल सके। आयरन बिल्ड्स द ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एज लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी, मीट, सिट्रस, इंडियन गूसबेरीज आर गुड फॉर एडोलेसेंस। क्या होता है एट द एज ऑफ एडोलेसेंस आयरन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि लड़कियों का मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, तो दे नीड यू नो आयरन रिच फूड, जिससे कि खून ज़्यादा बॉडी में बन सके। गॉट इट? नाउ चेक आइटम्स फॉर लंच डिनर इन योर मील। Is the meal balanced and nutritious? Does it include cereals which give energy and milk, meat, nuts and pulses which provide proteins for the growth? देखिए, एक तो लेग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेग्यूमेंट्स क्या होता है? हमारा जो दाल होता है उसको हम लोग लेग्यूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। फिर नट्स जो आलमंड हो गया, या एप्रिकॉट जो होता है, एप्रिकॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वॉलनट यानी अखरोट जो होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राई फ्रूट्स का राजा। अगर आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं और आप एक एप्रिकॉट एक वॉलनट खा रहे हैं, तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक और चीज़ है, देखिए, जैसे जो फूड आइटम हमारे जिस बॉडी के पार्ट से रिलेट करता है ना, तो वो उस पार्ट को ज़्यादा, मतलब उस पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे देखिएगा कैश्यू यानी काजू जो होता है वो हमारे हार्ट के शेप का अराउंड होता है अप्रॉक्सीमेटली, तो काजू खाने से हमारा हार्ट बहुत अच्छा रहता है। ये जो हमारा वॉलनट होता है यानी जो अखरोट होता है वो ह्यूमन ब्रेन के जैसा दिखता है, तो अखरोट खाने से ना हमारा दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम लोगों को ये देखना है कि हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो हम लोगों को अच्छा न्यूट्रिशियस फूड हम लोगों को लेना है। ये तो हम लोगों के लिए हर एज में ही ज़रूरी है, लेकिन एट द एज ऑफ एडोलेसेंस ये कुछ ज़्यादा ही, एडोलेसेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। ऑल्सो डज इट इंक्लूड फैट्स, शुगर दैट गिव एनर्जी? वॉट अबाउट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर प्रोटेक्टिव फूड्स? ओके, क्यों यहाँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को प्रोटेक्टिव फूड कहा गया है? क्योंकि पता है आपको, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं ना, उसमें बहुत मात्रा में विटामिन और मिनरल्स पाया जाता है, जो कि हम लोगों को बहुत सारे डिजीजेस से बचाते हैं। गॉट इट? Chips and packaged or tin snacks, though very tasty, should never be replaced regular meals as they do not have adequate nutritional value। ठीक है, चिप्स वगैरह होता है, चाट, फुचका, ये सब जो आपका स्टॉल में खाना मिलता है, ये सब बहुत टेस्टी होता है, लेकिन कभी भी इसको आप अपने जो आपका मील होता है, जो प्रॉपर मील है आपका, 3 मील्स जिसको बोला जाता है, लंच, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इससे रिप्लेस नहीं करना। स्नैक्स के तौर पे आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं, लेकिन आपको आपका मील जो है प्रॉपर टाइम पे लेना है और बहुत अच्छे तरीके से लेना है। गॉट इट? बिकॉज at this age your body is growing very rapidly। okay, now make a group of your friends, write down the items of food in your breakfast, in your lunch and dinner you had on a previous day. Identify the items responsible for the proper growth. Also identify the junk food that you कंज्यूम द प्रीवियस डे। बेसिकली आपको क्या करना है, आपको अपने फूड को ऑब्जर्व करना है कि आप क्या खाना खाते हैं और क्या आप प्रॉपर मात्रा में फैट्स ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रॉपर मात्रा में ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। गॉट इट? नाउ अब आते हैं हम लोग कि देखते हैं यहाँ एक्टिविटी जो 7.5 है इसमें क्या बोल रहा है। गेट आइडियाज फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन इन फिगर 7.6, prepare charts or posters and paste them in a class so that you are aware of the diet of the adolescents. You may use your creative ideas and present it like an advertisement. You may even organize a competition on this topic. आपको क्या करना है, एक चार्ट बनाना है जिसमें कि पिक्चर्स रहेगा, जो जिससे कि आपको हमेशा क्लास में उसको चिपका देना है, जिससे कि आपके दिमाग में हमेशा रहे कि हम लोगों को ये खाना खाना है, जिससे कि हमारा जो बॉडी है वो ठीक रहे। गॉट इट? नाउ पर्सनल हाइजीन क्यों ज़रूरी है, आइए हम अब देखते हैं कि वाई पर्सनल हाइजीन of ours is very very necessary. Everyone should have a bath at least once every day. It is more necessary for the teenager because the increased activity of sweat gland sometimes makes the body smelly. क्या होता है कि हम लोगों को डेली नहाना चाहिए
एटलीस्ट दिन में एक बार तो ज़रूर नहाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि इस एज में ना हमारा बॉडी जो होता है वो बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रीट करता है। सीबेसियस ग्लैंड जो होता है हमारा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तो हमारे चेहरे पे भी बहुत ज़्यादा ऑयल होता है और बॉडी से भी बहुत ऑयल निकलता है ना। तो अगर हम लोग साफ़ सफाई से नहीं रहेंगे तो एक तो हमारा बॉडी स्टिंग करेगा, दूसरा कि ऑयल का चिपचिपाहट नहीं हटाएंगे तो वी गॉट मतलब बहुत प्रोमिनेंट एक्ने और पिंपल्स हमारे चेहरे पे आएंगे, तो इट विल नॉट लुक नाइस। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे। हर बॉडी का जो पार्ट्स है वो बहुत अच्छे तरीके से साफ किया जाना चाहिए। क्लीनिनेस इज नॉट मेंटेन्ड, okay, there are chances of catching bacterial infections. Why cleanliness is essential? Because अगर हम लोग साफ़ सफाई से नहीं रहेंगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, जिससे वजह से हम बार बार बीमार पड़ेंगे। गर्ल्स को तो स्पेशली अपने मेंस्ट्रुएशनल साइकिल के दौरान बहुत साफ़ सुथरे मतलब बहुत साफ़ सफाई से रहना चाहिए और अपने प्यूबिक एरियाज़ को भी बहुत साफ़ सफाई से रखना चाहिए ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनिनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ menstruational flow. They should keep track of their menstruational cycle and be prepared for the onset of menstruation. Use sanitary napkin or clean homemade pads. Change pads after every 4 to 5 hours as per the requirement. जब आपका menstruational flow होता है ना तो आपको हमेशा जो अपने जो pads हैं सैनिटरी पैड्स उसको 4-5 घंटे पे बदलते रहना चाहिए। ये नहीं कि सुबह से लिया हुआ है शाम तक, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एक तो जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा मतलब इन्फेक्शन लेने का चांसेस रहता है। तो आपको जो पैड्स है वो भी बहुत साफ़ सुथरे तरीके से यूज़ करना चाहिए। या तो आप स्टेशनरी शॉप से लीजिए या तो फिर आप अपने घर में बनाए हुए पैड्स को यूज़ कीजिए, लेकिन वो साफ़ होना चाहिए। गॉट इट? नाउ फिजिकल एक्सरसाइज। वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी। ऑल यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। फिजिकल एक्सरसाइज भी जो है सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिजिकल एक्सरसाइज करने से क्या होगा, हमारे अंदर जो बॉडी है उसमें ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बढ़ेगा, जिससे कि हमारा बॉडी जो है वो बॉडी का टॉक्सिन्स जो है वो सारा बाहर निकलेगा। ओके, और हम लोग फ्रेश फील करेंगे और बहुत ज़्यादा मतलब बीमार होने का भी चांसेस। एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारा बॉडी फिट होता है। गॉट इट? नाउ अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या मिथ्स, टैबूज, डूज एंड डोंट्स के बारे में बात किया जा रहा है। टैबूज मतलब क्या होता है? टैबू का मतलब क्या होता है? कुछ रिलीजियस थिंकिंग, कुछ रिलीजियस बिलीव, ठीक है, बिलीव सिस्टम जो कि सच नहीं होता है। मिथ्स का मतलब होता है जो सच ना हो, जो झूठ हो। ओके, तो यहाँ कुछ मिथ्स, टैबूज, डूज और डोंट्स के बारे में, यानी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। ओके, यू हैव लर्नड हियर फ्रॉम द चैप्टर 6 द साइंटिफिक फैक्ट्स रिलेटेड टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन. There are many wrong notions which you should now be able to discard as informed adolescent. For example, there are a myth and taboos regarding the bodily changes that adolescents experience. ओके, देखिए हम लोग तो मतलब हम लोग तो ये चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं कि क्या साइंटिफिक रीज़न क्या है। सेक्स डिटर्मिनेशन जो है सो वो किसके ऊपर, मतलब सेक्स जो बच्चे का होता है वो किस पे डिटरमाइन करता है। ये एक मिथ है कि माँ जो होती है वो बच्चे के सेक्स के लिए जिम्मेदार होती है, कि लड़का होगा या लड़की होगा इसके लिए माँ जिम्मेदार है। तो इस तरह का कुछ मिथ्स और टैबूज जो है वो हमारे समाज में है। आइए हम लोग कुछ उसके बारे में पढ़ते हैं। अब क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर 6 में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी बारे में पढ़ा, आप लोगों ने ये भी पढ़ा कि एज ऑफ एडोलेसेंस में क्या होता है, ये भी पढ़ा, तो अब आपको जानकारी है, अब आप अवेयर हैं चीज़ों से, तो अब आप कुछ भी कहीं सुनी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे और आपको प्रॉपर नॉलेज है। तो आइए हम देखते हैं कि समाज में किस तरह का रूढ़िवादिता और किस तरह का टैबूज है जिसको कि हम लोगों को नहीं मानना है। गॉट इट? सम ऑफ दीज आर गिवन बिलो एंड यू कैन नाउ आर्ग्यू व्हाई दीज आर मिथ्स एंड नॉट फैक्ट्स. अ गर्ल बिकम प्रेग्नेंट इफ शी लुक एट बॉयज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन. एक बहुत बड़ा टैबू है कि अगर कोई लड़की अपने मेंस्ट्रुएशनल फ्लो उसका जारी है, वो मेंस्ट्रुएशन के पीरियड में है, तो वो अगर किसी लड़के को देखेगी तो प्रेग्नेंट हो जाएगी. नो, नॉट एट ऑल. किसी लड़के को देखने से कभी कोई प्रेग्नेंट नहीं होता है. प्रेगनेंसी तभी होगा जबकि ओवा और स्पर्म मिलेंगे. गॉट इट? ओके, नाउ द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड. ओके, बच्चे जो बच्चा जन्म लेता है तो वो लड़की होगा या लड़का होगा इसके लिए माँ जिम्मेदार है? बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल. माँ कभी भी जिम्मेदार नहीं होती है. लड़की होगा या लड़का होगा इसकी जिम्मेदारी हमेशा क्या होता है, ये क्योंकि लड़कों के पास ही 2 टाइप का क्रोमोसोम होता है, ये तो अब आपको पता चल गया है. तो अब मदर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द चाइल्ड. अ गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन अ किचन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन. एक लड़की को किचन में काम नहीं करना चाहिए जब वो मेंस्ट्रुएशन में हो. क्यों भाई, कौन करेगा?
दिस इज़ रॉन्ग। आपको बस मेंस्ट्रुएशन में इतना ध्यान रखना है कि आप नीट एंड क्लीन रहें, आपका पैड नीट एंड क्लीन रहे और आपका जो बॉडी है वो नरिश्ड होना चाहिए, खाना पीना अच्छे से करिए। गॉट इट? नाउ आगे देखते हैं। यू मे कम अक्रॉस मेनी अदर मिथ्स एंड टैबूज, डिस्कार्ड देम। आपको इस तरह का बहुत सारा मिथ्स और टैबूज मिलेगा, तो आपको इसको डिस्कार्ड करके चलना है, आपको इसको मानना नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ एक्टिविटी 7.6 में क्या है। Collect data on the number of children in your class who exercise regularly and who do not exercise regularly. Did you notice any difference in their fitness and health? Prepare a report on the benefits of the regular exercise. देखिए, एक डेटा कलेक्ट कीजिए, कुछ ऐसे बच्चे जिनका जो है जो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कैसा हेल्थ है, और ऐसे बच्चे जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं उनका हेल्थ कैसा है। तो जो एक्सरसाइज कर रहे हैं नो डाउट उनका हेल्थ अच्छा रहेगा। गॉट इट? नाउ से नो टू ड्रग्स। आपको क्या होगा, जब हम लोग बड़े होते तो बहुत सारे बच्चे जो है सो ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते, तो आपको बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्टली नो बोलना है, नहीं, क्योंकि एक बार आपने ड्रग्स लिया तो आपको उस चीज़ का एडिक्शन हो जाएगा और आप बार बार सोचेंगे कि हम इसको फिर से ले लें। एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड माइंड विच इज़ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. So do not feel confused or insecure. If anybody suggests that you will get relief if you take some drugs, just say no unless prescribed by the doctor. देखिए, एट द एज ऑफ एडोलेसेंस क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे माइंड के अंदर बहुत सारा चेंजेस होता रहता है, ठीक है। तो हम लोगों को इनसिक्योर फील नहीं करना है, जब तक कि कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करे हम लोगों को कोई ड्रग्स नहीं लेना है। ड्रग्स लेने से क्या होगा, आपको उसका एडिक्शन हो जाएगा और आप बार बार उसको लेना चाहेंगे। गॉट इट? नाउ see what is written over here. Drugs are addictive. If you take them once, you will feel like taking them again and again. They harm the body in the long run. They ruin the health and the happiness. क्या होगा कि आपको आदत लग जाएगी ड्रग्स लेने की, और ये आपका ना आप अच्छे से ग्रो कीजिएगा, ना ठीक से आप ठीक से सोच पाइएगा, तो जो एक नेचुरल प्रोसेस होता है ग्रोइंग अप का वो भी हैम्पर होगा, ठीक है। You must have heard about AIDS, which is caused by dangerous virus HIV. This virus can pass on to the normal person from an infected person by sharing the syringe used फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स। क्या होता है, इंजेक्शन में ड्रग्स भर लेते हैं, एक इंसान लगाए इंजेक्शन, फिर दूसरे को पास ऑन किया, फिर तीसरे को। इसी में अगर कोई एक HIV से इन्फेक्टेड पर्सन है वो लगाया, फिर दूसरे को दिया, तो क्या होगा, पास ऑन किया तो क्या होगा, उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, तो वो भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस तरह से ये बीमारी बढ़ जाएगा। गॉट इट? इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क। अगर कोई छोटा बच्चा है, उसकी मदर जो है वो HIV वायरस से ग्रसित है, HIV पॉजिटिव है, तो वो बच्चा भी जो है सो वो उससे ग्रसित हो जाएगा। गॉट इट? और ये जो एड्स का बीमारी होता है, द वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन विथ अ इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आप सेक्सुअली कांटेक्ट करते हैं तो भी HIV का जो बीमारी है ये ट्रांसमिट हो जाएगा। गॉट इट? तो 3 वेज है, देयर आर 3 वेज ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ HIV। कौन कौन सा? एक इन्फेक्टेड सीरीन से। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, व्हाट आर द वेज थ्रू विच HIV कैन बी ट्रांसमिटेड? तो 1 थ्रू इन्फेक्टेड सीरीज, सेकेंड क्या है, फ्रॉम अ मदर टू द इन्फेंट, ओके, और थर्ड क्या है, विद द हैविंग अ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। नाउ अब हम पढ़ते हैं एडोलेसेंट प्रेगनेंसी के बारे में। देखिए, हमारा जो सरकार है, क्या वो बेवकूफ़ है कि हम लोग शादी कब करेंगे इसका एज को भी निर्धारित करके रखा हुआ है? हमारी सरकारें गवार तो नहीं है ना, बेवकूफ़ नहीं है, इसीलिए वो कुछ जानती हैं तभी। यू माइट हैव बी नोइंग दैट इन आवर कंट्री द लीगल एज ऑफ मैरिज is 18 year. Okay, what is the legal age of marriage for the girls? 18 years for girls and 21 years for boys. This is because teenage mothers are not prepared mentally or physically for the motherhood. Early marriage and motherhood cause health problems in the mother and the child. It also curtails the employment opportunities for the young woman and may cause mental agony as she is not ready for responsibility of motherhood. देखिए, motherhood बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है, ठीक है। एक बच्चे के ख्याल रखने के लिए आपको पैसा का भी ज़रूरत होता है। तो सपोज़ कीजिए कि एक लड़की जब बड़ी हो रही है 14-15 साल की, उसी टाइम पे उसका शादी कर दिया गया और 16 साल में वो प्रेग्नेंट हो गई, उसका बच्चा हो गया, तो क्या होगा, वो एक तो खुद वो छोटी है, उसको अभी अपना ख्याल रखने का ज़रूरत है, उसको अभी अपने पर्सनैलिटी पे वर्क करने का ज़रूरत है, उसको पढ़ने लिखने का ज़रूरत है, और इस एज में क्या हुआ, उसके पास एक बच्चा है, उसको उसका भी ख्याल रखना है। तो इससे क्या होगा कि उसका अगनी बढ़ जाएगा, मतलब कि
बहुत ज़्यादा एगोनी किसको बोलते हैं, मेंटल और फिजिकल सफरिंग, बहुत ज़्यादा मेंटल और फिजिकल सफरिंग बढ़ जाएगा। इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि कम से कम लड़की का एज 18 साल होना चाहिए जब आप उसका शादी कर रहे हो, और लड़के का एज 21 ईयर्स होना चाहिए। मेरी मानिए तो जब तक आप बहुत अच्छे से वेल सेटल्ड ना हो जाए तो शादी मत कीजिए, बिकॉज मैरिज कम्स विथ लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। गॉट इट? आई होप कि आपको मेरा क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू कमेंट ऑन इट। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे।